चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बस बस बस। अब सुनो ध्यान से। हमने लास्ट क्लास में ना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इसका, नोटिस को। हालांकि नोटिस ना कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? तो उसके बारे में कुछ और सिचुएशन डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब आप कंपनी नोटिस देगी ना बेटा, तो उसमें क्लॉज ऐड करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी क्लॉज। हालांकि प्रॉक्सी के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रॉक्सी होता क्या है सर? अगर सपोज मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन, तो मैं किसी और व्यक्ति को क्या कर सकता हूँ, ऑथराइज कर सकता हूँ कि मेरे बिहाफ में आप मीटिंग में अटेंड कर लो। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बेटा, बट कोई पर्सन मेरे बिहाफ में जाके मीटिंग अटेंड कर सकता है। दिस इज अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है? बोलो बच्चे। हाँ। तो कहते हैं सर, इसका क्लॉज आप नोटिस में मेंशन करोगे कि हाँ आप प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए, एवरी नोटिस कॉलिंग जो क्या बुला रही है बेटा, मीटिंग ऑफ अ कंपनी विच हैज शेयर कैपिटल, जहां पे क्या है बेटा, या फिर आर्टिकल्स ऑफ विच प्रोवाइड वोटिंग बाय प्रॉक्सी एट अ मीटिंग should carry with a reasonable prominence and a statement that the member entitled to attend and vote entitled to appoint क्या बेटा, proxy, whether that is allowed one or more proxy to attend the vote and instead of himself, and the proxy need not to be a member, right? तो ये सारी बातें आप मेंशन करोगे कि प्रॉक्सी कौन होगा, एक से ज्यादा प्रॉक्सी हो सकता है क्या, एवरीथिंग हैव टू मेंशन, ताकि मेंबर को पता लगे कि हाँ उसका राइट है प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का। हो सकता है वो पढ़ेंगे आगे चल के। जब मैं आपको प्रॉक्सी का प्रोविजन बताऊंगा ना, तो उसकी एक लिमिट है। एक व्यक्ति कितने मैक्सिमम पर्सन्स का प्रॉक्सी बन सकता है, ठीक है? और नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पे भी डिपेंड करता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? यू कैन अपॉइंट प्रॉक्सी ऑफ मैक्सिमम 50%, या बट उसमें एक लिमिट भी है। किस चीज की? पेड अप शेयर कैपिटल कितना होल्ड कर रहे हो, ठीक है? पढ़ेंगे आगे चल के। अच्छा, रेगुलेशन 44 ऑफ सेबी क्या कहता है? द लिस्टेड एंटिटी सेल सेंड क्या बेटा, प्रॉक्सी फॉर्म टू होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी इन केसेस मेंशनिंग द होल्डर may वोट आइदर बाई आइदर फॉर और अगेंस्ट ईच रेजोल्यूशन। ठीक है? वोट वगैरह करने को लेके, हालांकि प्रॉक्सी ना वोट करने का अधिकार इसके पास नहीं होता है शो ऑफ हैंड से। अगर मान लो वोटिंग करवा रहे हैं हम किससे बेटा, शो ऑफ हैंड से, तो प्रॉक्सी का राइट नहीं है वोट करने का। हाँ, जब कंपनी पोल डिमांड कर लेती है, क्या डिमांड कर लेती है बेटा, पोल, तो पोल में वोट हो सकते हैं प्रॉक्सी के द्वारा। पोल डिमांड का मतलब क्या है, ये मैं 109 में आपको आगे चल के पढ़ाऊँ। ठीक है? अच्छा, मैंने ना आपको एक सेक्शन की सीरीज भेजी थी, है ना? तो उसको लिख लेना आप लोग, ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हो? शो ऑफ हैंड, अभी जो आपसे पूछ रहा था, कितने लोग दया भागा को फॉलो करते हैं? दैट इज शो ऑफ हैंड, मतलब हाथ रेस, हैंड रेस करके। अच्छा, एक रूल है बेटा नोटिस को लेके। कौन सा रूल है? अगेन बेटा, इसमें ना सारी जनरल बातें हैं, बस ध्यान से सुन लेना। कहते हैं नोटिस अगर आप किससे भेज रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। यार इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप नोटिस भेजेंगे ना, तो कुछ चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान में रखना है, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो देखो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू रूल 18 ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, अ कंपनी में सर्व नोटिस इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द फॉलोइंग मैनर। नीचे दिए गए मैनर्स में बेटा आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप प्रॉक्सी के जरिए क्या करा रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, कंपनी में गिव नोटिस शुरू किससे होगी? अच्छा, में है ऑप्शनल, भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है? कहते हैं शेल मीन्स एनी कम्युनिकेशन सेंड बाय कंपनी थ्रू ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग द कंफर्मेशन एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन। सुनो, आपने मेल भेजा, क्या भेजा बेटा, तो उस मेल भेजने का एविडेंस है आपके पास? यस, आपके सेंड वाले उसमें चला जाएगा ना कि हाँ आपने इस फलाने व्यक्ति को क्या भेजा बेटा, मेल, और वो रिकॉर्ड भी रहेगा, रहेगा ना? तो मतलब आपके पास ना एक ऐसा मेथड होना चाहिए मेल भेजने का, जहां पे आपके पास एक्नॉलेजमेंट भी हो और एक रिकॉर्ड भी हो कि हाँ आपने क्या करा था बेटा। एड्रेस टू द पर्सन जो एंटाइटल्ड टू रिसीव सच कम्युनिकेशन एट लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर, और उस मेल एड्रेस पे हम भेजेंगे बेटा जो आपने कंपनी को प्रोवाइड किया था लास्ट टाइम। समझे? बोलो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, और नोटिस में सेंड थ्रू किसके थ्रू बेटा, ईमेल, या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में भेजो, या अटैचमेंट भेज दो। अटैचमेंट जानते हैं ना, मतलब आपने एक पीडीएफ बनाया नोटिस का, उसको आपने अटैच कर दिया, या फिर आपने मेल में टेक्स्ट के फॉर्म में ही क्या कर दिया, नोटिस भेज दिया। दोनों ही अलाउड है, ठीक है? अच्छा, मोस्टली कंपनी क्या करती है, दोनों करती है। वो अटैचमेंट भी भेज देती हैं
और लिख कर भी भेज देती हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है, ईमेल या फिर एज नोटिफिकेशन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स या फिर यूआरएल लिंक आपने प्रोवाइड कर दिया, मतलब या तो अटैचमेंट कर दिया या तो लिख दिया या कुछ नहीं करा, आपने यूआरएल लिंक प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया बेटा? उसमें क्लिक करोगे आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट में आ जाओगे और वेबसाइट में क्या लिखा होगा? नोटिस, और उस नोटिस को वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका है बेटा नोटिस को भेजने का, समझ में आया? अब इसमें कोई लीगल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं क्या? नहीं, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इसलिए इसको रेडी करके हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या कहता है बेटा? द ईमेल शैल बी एड्रेस्ड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच मेल एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी। या तो आपने मेल किसको दे रखा होगा? कंपनी को, या तो किसको दे रखा होगा? डिपॉजिटरी को। तो उस मेल एड्रेस में हम आपको क्या करेंगे? मेल कर देंगे, ठीक है। कहता है कंपनी शैल प्रोवाइड एडवांस अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल, मतलब साल में एक बार आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। कौन सी अपॉर्चुनिटी? टू द मेंबर, कि वो रजिस्टर्ड कर सकें क्या बेटा? अपना मेल एड्रेस या फिर चेंज कर सकें। देयर इन सच रिक्वेस्ट मे बी मेड बाय ओनली दोज मेंबर हु हैव नॉट गॉट देयर मेल आईडी रिकॉर्डेड और अपडेट द फ्रेश मेल। ऑब्वियस सी बात है ना, या तो आपका मेल एड्रेस वहां पे नहीं है कंपनी के पास, या तो है, वो चेंज कर दिया आपने। क्या कर दिया? तो अगर आपको चेंज अपडेट करनी है या आपको अपना मेल एड्रेस कंपनी को देना है, तो इन दोनों ही केसेस में कंपनी साल में एक बार आपको क्या देगी बेटा? अपॉर्चुनिटी। आपको अपना मेल अपडेट कराना पड़ेगा, या फिर आप क्या करेंगे बेटा? मेल नहीं है तो फ्रेश मेल प्रोवाइड करेंगे किसको? ताकि आपके उस मेल पे हम क्या कर सकें? नोटिस या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको भेज सके, ठीक है। फिर कहते हैं द सब्जेक्ट लाइन इन मेल आईडी शेल बी स्टेट द नेम ऑफ कंपनी, नोटिस ऑफ टाइप, प्लेस, डेट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें बेटा उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, कह रहा है इफ नोटिस सेंड इन फॉर्म ऑफ, क्या लिखा है? नॉन एडिटेबल अटैचमेंट या टू ईमेल, सच अटैचमेंट शेल बी, क्या होना चाहिए बेटा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर नॉन एडिबल फॉर्मेट में where the link of instructions having recipient download the relevant of the, obvious सी बात है ना, एडिटेबल फॉर्म में थोड़ी भेज दोगे, ठीक है। कौन सा फॉर्म होगा? नॉन एडिटेबल होगा, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होगा जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है? व्हेन नोटिस और नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑफ नोटिस सेंड बाय द ईमेल द कंपनी शुड एंश्योर दैट इट यूज अ सिस्टम विच प्रोवाइड कंफर्मेशन। वो जो ऊपर आपने पढ़ा था कि आप कितने मेल भेज सकते हो, कंफर्मेशन है नहीं, आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? प्रूफ होना चाहिए सेंडिंग ऑफ नोटिस। अब पता है एक भी मेंबर को नोटिस नहीं पहुंचा, आपकी पूरी मीटिंग इरेगुलर हो जाएगी, समझ रहे हो? एक भी मेंबर को, मान लो 1 लाख मेंबर है तो 1 लाख मेंबर के पास नोटिस जाना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी। किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की। अगर कंपनी में सीएस है तो, समझे? आगे देखो, कंपनीज ऑब्लिगेशन शेल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट द ईमेल एंड कंपनी शेल नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ट्रांसमिशन बियॉन्ड द, ऑफ कोर्स। मान लो तुम ये बोलो कि मेरे पास तो मेल पहुंचा ही नहीं, भाई वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी प्रॉब्लम, आपने जो मेल एड्रेस दिया था हमने उस पर भेजा हुआ है और हमारे पास एविडेंस है, ठीक है। वो आपके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, ट्रांसमिशन में क्या दिक्कत हुआ, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए कह रहा है कि कंपनी के पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने मेल भेजा हुआ है। समझ रहे हो ना? तो इट्स अ वेरी रिस्की जॉब एक्चुअली। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए मेंबर एंटाइटल्ड टू रिसीव, क्या बेटा? नोटिस। अगर कोई मेंबर एंटाइटल्ड टू रिसीव, क्या है बेटा? नोटिस, और फेल टू प्रोवाइड और अपडेट देयर ईमेल एड्रेस, मतलब आप एंटाइटल थे, आपने कंपनी को मेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया, ना ही आपने अपडेट किया, और डिपॉजिटरी को, एज द केस में बी, द कंपनी शैल नॉट बी इन डिफॉल्ट नॉट डिलीवरिंग द मेल। मतलब इसमें कंपनी की गलती थोड़ी है यार, दिस इज योर मिस्टेक। आपने क्यों अपडेट नहीं कराया? जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपको मेल अपडेट कराना चाहिए था। अब आप कंपनी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते कि मेरे को नोटिस नहीं भेजा, ठीक है। वहां पर कंपनी बहुत क्लियर सा है, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ, कंपनी में सेंड मेल थ्रू किससे बेटा? इन हाउस फैसिलिटी या इट्स रजिस्ट्रार और एंड ट्रांसफर एजेंट के थ्रू, या ऑथराइज थर्ड पार्टी एजेंसी वो बल्क ईमेल फैसिलिटीज, या कंपनी खुद भेजे। इन हाउस मतलब सीएस करेगा। भाई सीएस को किस लिए अपॉइंट किया है? ये करेगा। अगर इन हाउस नहीं करो तो किसको कर दो? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को कर दो, या फिर किसी थर्ड पर्सन को ऑथराइज कर दो कि बल्क मेल वगैरह भेज सके, किसको? मेंबर्स को, समझे? क्योंकि कंपनी का काम थोड़ी मेल मेल वगैरह करना। बोलो भैया। नोटिस मेड अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स या यूआरएल जो भी आपने दिया है हैज टू बी रीडेबल होना चाहिए, एंड द रेसिपिएंट शुड एबल टू ऑब्टेन एंड रिटेन द कॉपी ऑफ द कॉपीज, एंड द कंपनी शैल गिव अ कंप्लीट यूआरएल और एड्रेस, मतलब आपका फुल एड्रेस होना चाहिए जहां पर प्रॉपर एक्सेस हो सके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है।
आगे देखो क्या है। कंपनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शेल साइमल्टेनियसली प्लेस अ वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी द वेबसाइट ऑफ द नोटिफाई करियो किसने बेटा सेंट्रल का मतलब जो नोटिस है जनरल मीटिंग का वो आप अपनी वेबसाइट अगर आपकी है तो उसमें प्लेस करोगे या फिर वो वेबसाइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है वहां पर आप नोटिफाई करो। ठीक है बोलो यार। अब आता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन इशुएंस ऑफ नोटिस। अब एसएस क्या कहते हैं देख लो साहब घुमा फिरा के वही बात बोलते हैं देख लो। कहते हैं नोटिस को सेंड करोगे बाय किससे या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर या फिर फेसिमाइल्स या फिर ईमेल या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक। अगेन बेटर कौन सा सिंपल। ठीक है अब पोस्ट भेजूं दुनिया भर का खर्चा करूं बेटर नहीं है ना ईमेल से भेज दूं इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा सुनो कंपनी के पास एक मेंबर का मेल एड्रेस है ही नहीं अब क्या करें पोस्ट मतलब मेल तो भेजना नोटिस तो भेजना पड़ेगा भैया। ठीक है बोलो। या भले आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेल एड्रेस अपडेट करा दो बेटा। कहते हैं एनी कम्युनिकेशन सेंड बाय कंपनी थ्रो क्या बेटा authorized and secured computer program which capable to producing क्या बेटा confirmation keeping record of such communication address to the person entitled to receive communication। वही बात है जो ऊपर आपने पढ़ा था ठीक है। अब जो नोटिस shall be sent to the member by registered post speed post या courier email etc etc। पहला if company provide क्या बेटा ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करिए इफ आइटम ऑफ बिजनेस बीइंग ट्रांजैक्ट थ्रू द पोस्टल मतलब पोस्टल वैलेट के केस में भैया इन्हीं को यूज करना पड़ेगा आपको फिर आप हैंड डिलीवरी वगैरह बेसिकली नहीं कर सकते हो। ठीक है बोलो। इफ मेंबर रिक्वेस्ट करता है डिलीवर नोटिस थ्रू द पर्टिकुलर मोड मतलब मेंबर ने बोला कि मुझे पर्टिकुलर मोड से ही नोटिस चाहिए अदर देन वन दोज लिस्टेड अबव मतलब ऊपर वाले को छोड़ के ही शैल पे फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग एंड नोटिस शैल बी सेंट ऑन सच मोड मतलब अगर आप चाह रहे हो किसी और तरीके से आपको भेजे तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा फी पे करना पड़ेगा हमको भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है फिर कहते हैं नोटिस शैल बी सेंट टू मेंबर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल if meeting is called by requisitionist themselves and where the board is not produced call the meeting मतलब अगर requisitionist ने कॉल करी है ना सेक्शन 100 पढ़ा था आपने तो उस केस में या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे या स्पीड पोस्ट से या फिर ईमेल से। ठीक है अब नोटिस किस किस को मिलेगा या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब किसको मिलेगा मेंबर को अगर मेंबर की मृत्यु हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है या फिर अगर वो असाइनी है मतलब मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को भेजोगे किसको भेजोगे बेटा ऑडिटर्स को जो भी कंपनी के ऑडिटर्स हैं सभी डायरेक्टर्स को आपको मेल भेजना पड़ेगा। अब देखो क्या लिखा हुआ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट क्या बेटा सब्सिडियरी पब्लिक में प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल पर्सन टू होम नोटिस शुड बी गिवन मतलब प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में लिख सकती है कि नोटिस किस किस को भेजना है। ठीक है अगला इट डज नॉट ऑलवेज फॉलो दैट ऑल मेंबर ऑफ कंपनी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। ठीक है द आर्टिकल फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड द प्रेफरेंशियल होल्डर शैल नॉट एंटाइटल टू क्या बेटा receive vote at the general meeting of the company except certain circumstances मतलब जो प्रेफरेंशियल होल्डर है उन्हें नोटिस मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि भैया आप वोट करने के लिए एंटाइटल तो हो नहीं तो जनरल मीटिंग में आके करोगे क्या। ठीक है तो आपको हम नोटिस वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे बट हाँ कुछ केसेस हैं जहां पर प्रेफरेंशियल होल्डर के पास राइट है वोट करने का तो उस केस में आपको नोटिस देना पड़ेगा। कोई बता सकता है कौन से केसेस जहां प्रेफरेंशियल। ओके दूसरा ओके रिडम्पशन है रिडक्शन है जनरली तीन केसेस सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर्स हो रहे हैं तो आप प्रेफरेंशियल होल्डर को नोटिस दोगे। दूसरा अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है तो आप उसको क्या करोगे या फिर आपने पिछले 2 साल से डिविडेंड ही पे नहीं किया प्रेफरेंशियल होल्डर को फिर सभी रेजोल्यूशन में उनको वोट करने का अधिकार आ जाता है तो उस केस में आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है ना बोला ये वही लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस या एक्सीडेंटली ओमिशन टू गिवन द नोटिस ऑफ एनी मेंबर शैल नॉट बी इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ क्या बेटा मीटिंग। ठीक है कहते हैं however omissions to serve the notice of a member mistaken ground he is not a shareholder cannot be said as a incidental मतलब वो जानबूझ के गलती करी है तो problem हो जाएगा। ठीक है मसल वाइट वर्सेस सी एच मसल वाइट एंड सन्स लिमिटेड एक्सीडेंटल omission means omission must not only design but also deliberate सॉरी ऑल्सो नॉट डेलिबरेट। ठीक है तो मतलब सिंपल सी बात है देखो आपने नोटिस नहीं भेजा बट वो ओमिशन आपसे गलती हो गई है कुछ आपको ध्यान नहीं था जानबूझ के आपने नहीं किया तो उस केस में तो मीटिंग वैलिड रहेगी। बट जानबूझ के नहीं भेजा क्या नहीं भेजा बेटा जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा तो उस केस में मीटिंग क्या हो जाएगा बेटा आपकी इनवैलिडेट हो जाएगी। समझे
नेग्लिजेंस तो ओमिशन में ही आ गया ना बेटा, कि आपसे गलती हो गई है। ठीक है, आपने जानबूझ के नहीं किया है, क्या करा बेटा, गलती हो गई आपसे। ठीक है, जैसे मान लो मेल एड्रेस था। अब इतने सारे मेल्स होते हैं, मान लो जहां पे आपने किसी व्यक्ति ने मेल दिया था, उसमें एक वन वर्ड यूज हो रखा था, आपने गलती से, या वन नहीं, फोर वर्ड यूज हो रहा था, आपने गलती से उसको क्या लिख दिया, नाइन। ठीक है, तो मेल जाएगा थोड़ी उसके पास। तो जब ये आपकी क्या हो गई बेटा, गलती हो गई, बट जानबूझ के हुई है, फिर हो गई, और जानबूझ के नहीं करा, गलती से गलती हो गई। ठीक है, अरे बेवकूफ इंसान, भेजा ही नहीं है आपके पास, मेल एड्रेस ही नहीं था, आपको ध्यान नहीं था ऐसा भी कोई मेंबर है, तो अगर आपसे क्या हुई है, गलती हो गई है, बट जानबूझ के करा आपने, नहीं, आप भूल गए थे या कुछ भी रीजन रहा, तो उस केस में मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेंगे। बट आपने जानबूझ के भेजा ही नहीं। अब ये सारा प्रूफ होगा, है ना, सारा मैटर क्या गया बेटा, प्रूफ का, कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने जानबूझ के करा है या फिर इससे गलती से हुआ है। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट, कोर्ट 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 बड़ा भारत में ही वर्डन ऑफ ट्रूथ बोला था मैंने। क्या लिखा हुआ है, नोटिस टू डायरेक्टर, ऑडिटर या फिर अदर स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्रेटरी स्टैंड। नोटिस किसको जाएगा जी, अब ये कह रहा है, देखो अब जरा इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा। कहते हैं SS2 कह रहा है, नोटिस इन राइटिंग टू एवरी मीटिंग शेल बी गिवन टू एवरी मेंबर, ऑफ कोर्स सच नोटिस शेल बी गिवन टू सभी डायरेक्टर्स को, सभी ऑडिटर्स कंपनी, चाहे वो सेक्रेटरी ऑडिटर हो, चाहे वो दैट इज योर डिवेंचर ट्रस्टी हो, इफ एनी, whenever applicable or required to be other specified person, अगर कोई और पर्सन को भेजना है, जरूरत है, तो उसको भी भेजना पड़ेगा थोड़ी। कोर्ट में डायरेक्ट कर सकता है कि नोटिस इशू करो किसको बेटा, जैसे कोर्ट अपॉइंटेड चेयरमैन या फिर कोई ऑब्जर्वर या फिर पर्सन टू हुम एंटाइटल्ड टू अंडर चैलेंज, तो उनको भेजना पड़ेगा। कंसिडर द प्रेफरेंशियल होल्डर आर मेंबर ऑफ द कंपनी, नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल आल्सो बी गिवन देम। अगर आप शेयर होल्डर को, कौन से शेयर होल्डर को बता, प्रेफरेंशियल होल्डर को मेंबर मान रहे हो, तो उनको भी नोटिस देना पड़ेगा भाई। अब ये वाला पॉइंट ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, निधि की कंपनी। ठीक है, तुम्हारी कंपनी में बताएं, निधि कंपनी क्या होता है, आगे चल के पढ़ेंगे बेटा हम। ठीक है, ये निधि की कंपनी नहीं, ठीक है बेटा, ये समझ जाओ, निधि कंपनी है। नोटिस में भी क्या लिखा हुआ है, सर्व इंडिविजुअली, मतलब आपको नोटिस एक एक मेंबर को भेजना है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एक एक मेंबर को भेजना है, ओनली जब मेंबर हु होल्ड क्या, शेयर्स मोर देन कितना बेटा, 1000 रुपी इन फेस वैल्यू, और 1% से ज्यादा अपने टोटल पेड शेयर कैपिटल होल्ड करके, जो भी कम है। देखो जरा हमसे, मान लो मेंबर है, अगर ये होल्ड कर रहा है कितनी वैल्यू का शेयर, 1000, 1000 है, मोर देन है, मोर देन मोर देन है सर, मतलब 1001 रुपए बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है जी, है ना, या फिर बोल रहा है जी, मोर देन क्या, 1% ऑफ 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, नहीं बोलोगे, हाँ एटीट्यूड, which is इन दोनों में से जो भी लेस होगा। ठीक है, अगर इतना होल्ड कर रखा है, तो फिर नोटिस भेजना पड़ेगा कैसे, individual इंडिविजुअली। कैसे बेटा, इंडिविजुअली सेंड नोटिस। ठीक है, बोलो, इसे इससे कम हुआ तो फिर इंडिविजुअल भेजने की जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर में डाल देना, इसमें डाल देना। देखो, फॉर अदर मेंबर, कह रहा है नोटिस में बी सर्व बाय public पब्लिक नोटिस, कौन से न्यूज़पेपर में, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट हो रहा है, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का सिचुएटेड है वो, या एंड डिस्प्ले कर दोगे सेम नोटिस बोर्ड में कंपनी के, समझ में आए। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर इंडिविजुअली भेजने की जरूरत नहीं है उनको जिनको इस वैल्यू से कम की शेयर जिन्होंने होल्ड करे, तो सिंपल सी बात है, 1000 के कम के वैल्यू के, या 1% कम, जो भी कम सिचुएशन आ रही है ना, उससे अगर आपने कम शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो आपको हम इंडिविजुअली नोटिस नहीं भेजेंगे, उसके लिए आप पब्लिक नोटिस दे देंगे, और साथ के साथ अपने नोटिस बोर्ड में अटैच लगा देंगे, देख लेना आगे। ठीक है, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है उनके यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है सर, बोलो सर। हाँ, अब देखो कह रहे इन केस ऑफ मेंबर, कह रहे सर नोटिस शेल बी गिवन, कौन से एड्रेस पे, जो उन्होंने कंपनी को दे रखा है या फिर डिपॉजिटरी को। इन केस ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी जॉइंटली हेल्ड कर रखी हैं, तो नोटिस किसको मिलेगा बेटा, जिसका नाम पहले रिकॉर्ड में है, याद है ना, ट्रांसपोजिशन मैंने कराया था आपको। हाँ, जहां पर मेंबर अपने प्रेफरेंस को चेंज कर रहा है, जैसे मान लो ज्वाइंट होल्डर है, पहला नाम किसका लिखा हुआ है, दूसरा किसका, तीसरा किसका, चौथा किसका, हाँ, तो नोटिस किसको मिलेगा,
ए एंटाइटल है नोटिस रिसीव करने के लिए और बाकी इन्फॉर्म किसको कर देगा बेटा? बाकी सबको। ठीक है ना? अगर ए को भेज दिया है तो हम मान लेंगे नोटिस जा चुका है। बुझे कि नहीं बुझे? इसको लिख लो तो। जन्म मीटिंग के तो नोट्स दिए थे मैंने शायद। जन्म मीटिंग में दिए। अरे यार ऐसा मत बोलो। नहीं क्या? नहीं, मैं आज दे दूंगा। है ना? पता नहीं। बोल तो रही है सर में से चलन जा रहा। कल तो बड़ा चल रही थी। अब ऐसे में कुछ बोल भी नहीं सकता ना। बस ये चुगली कर सकते हैं बस। जो कि अपना से जन्म से बदल है बताओ। बाय बाय। रांची हो गया। अभी भी खुद हट के सांस ली हो और मेरे को जाके तो कैसे करते हैं? हाँ। लड़की सही है बस थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए बस। कौन है मेरा प्रिय? बोथ बॉयज की मैं ही बहुत नाम लेता है लाली लाली और करके। गाना गा देगा ना, लाली लाली वाला। अपरिचित मूवी का गाना। ठीक है एक बार फिर लाली। इंडिविजुअली सेंड। टीपीएससी क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल तो है। टोटल। हाँ हाँ। क्या लगा 11 बजे। और जिससे कॉन्वर्सेशन होगा ना वही गाना लगा देंगे आप। चाय में शांति हो रहा गाना। ओके। ओके। लिखा आपने? इंडिविजुअल होने लिखा है आपने। अरे सैंड में। नालायक उल्लू। पड़गंजी। अब देखो। In the case of any other person who is entitled to receive notice, the same shall be given to such person that is provided by him. अगर किसी और व्यक्ति जो एंटाइटल है नोटिस रिसीव करने के लिए बेटा, अगर उसने जो हमें एड्रेस दिया उस एड्रेस पे हम उसको क्या भेज सकते हैं बेटा? नोटिस। समझे? आगे तो क्या लिखा हुआ है? कहते हैं वेयर कंपनी हैज रिसीव क्या लिखा हुआ है? इंटीमेशन ऑफ डेथ ऑफ ए मेंबर। नोटिस जो मीटिंग का है वो आप भेजोगे किसको बेटा? जहां सिक्योरिटीज ने सिंगली होल्ड करा है तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉमिनी है उसको भेज दोगे। जहां पर सिक्योरिटी अपने एक से ज्यादा पर्सन ने होल्ड करा है तो जो सेकंड सर्वाइवर है उसको मिल जाएगा। ठीक है? बोलो भैया। हाँ। फिर कहते हैं वेयर सिक्योरिटी हेल्ड मोर देन वन पर्सन जॉइंटली एंड सभी मर गए तो उनके नाम। ठीक है तो समझ सिचुएशन क्या है? भाई जब आपने सिंगली हेल्ड करा तो आपके किसको मिल जाएगा? नॉमिनी। और अगर जॉइंटली होल्ड करा हुआ है तो जो सर्वाइवर है फर्स्ट जॉइंट होल्डर का उसको मिल जाएगा। ठीक है? और एक से ज्यादा जॉइंट होल्डर है सभी मर चुके हैं तो उनके नॉमिनी को मिलेगा। किसको मिलेगा बेटा? अच्छा इन केस ऑफ नॉमिनी ही नहीं है सर। ठीक है? तो उस केस में नोटिस किसको भेज दोगे? जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा डिजीज मेंबर का या जॉइंट मेंबर्स का उनको नोटिस चला जाएगा। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस केस में जो ऑफिशियल असाइनी है जिसको हम ना एक बेसिक वर्ड लिक्विडेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? या ऑफिशियल असाइनी भी बोलते हैं। इसको हम नोटिस भेज देंगे जिसके पास जनरली मेंबर्स की प्रॉपर्टी वगैरह होती है। समझे? अच्छा देखो अगर कंपनी क्या है बेटा? सॉरी मेंबर क्या होना है बेटा? कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है? बीइंग वाइंडिंग अप नोटिस शैल बी सेंट टू द लिक्विडेटर। अगर कोई कंपनी मेंबर है और वो वाइंड अप हो रही है तो उसका नोटिस हम किसको भेज देंगे बेटा? लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर बेटा जो कंपनी की वाइंडिंग अप करा रहा होता है। ठीक है?
दस नोटिस शैल बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, लीगल हायर नॉमिनी को, असाइनी को, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को, डिवेंचर ट्रस्टी को, लिक्विडेटर्स को, या फिर कोई अदर पर्सन जिसको स्पेसिफाई किया हुआ है, इनको मिलेगा। समझे? अदर रिसिपिएंट ऑफ द नोटिस में इंक्लूड, क्या लिखा हुआ बेटा? लिस्टेड कंपनी केस में स्टॉक एक्सचेंज ऑन द शेयर्स सिक्योरिटी होल्ड, मतलब एक्सचेंज को आपको भेजना पड़ेगा, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसने आपको क्या दिया हुआ बेटा, लोन वगैरह दिया हुआ, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपका हो रखा है, फॉरेन कोलैबोरेटर को, बोलो। हाँ, और इन केस ऑफ कंपनी के शेयर्स हैं डीमेट फॉर्म में, तो फिर आप एनएसडीएल को, सीडीएलएस को, या जो भी है मतलब इनको भेजना पड़ेगा, ठीक है? या फिर अगर कंपनी स्टॉक होल्डर है तो स्टॉक होल्डर्स को भेज दोगी, ठीक है? और एनी अदर रेसिपिएंट टू होम एग्री टू नोटिस गिवन, और जो भी पर्सन है जिसको कोर्ट ने बोला है नोटिस देने के लिए, उनको देना पड़ेगा। समझे? हाँ जी बोलिए। कुछ कह रहे थे ना? हाँ। हाँ। हाँ, ठीक है। हाँ, बोलो। वाइंड अप हो जाती है और उसने शेयर उसने परचेज कर रखे किसी हाँ। कंपनी में, तो फिर कौन होगा उसका? कौन? वो तो वाइंड अप हो गई ना, तो उसको मालिक नो नो नो, मान लो एक्स कंपनी की मीटिंग हो रही है, वाई कंपनी उसमें मेंबर है, और वाई कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, एक्स में मीटिंग है, तो एक्स नोटिस वाई को भेजेगी या वाई के लिक्विडेटर को? मैं ये पूछ रही हूँ कि वो कंपनी तो वाइंड अप हो गई, तो मेंबर कैसे रहेगी वो? वही गए हैं, वाइंडिंग अप प्रोसेस में है, अब तो क्यों भेजोगे नोटिस? मेंबर उसने परचेज तो किया है ना उस कंपनी के तो शेयर। वो वाइंडिंग अप में क्या करते हैं? एसेट्स को रियलाइज करते हैं। शेयर्स क्या है? तो शेयर्स भी तो सेल हो जाएंगे। नहीं, मुझे लगा कोई डायरेक्टर। Shut up। अभी तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। भैया सुनो, जब भी नोटिस जाता है और आप एसआर या फिर क्या पास कर रहे हो, ओआर, तो आप डिटेल में इंफॉर्मेशन भेजोगे, और उसी को बोलते हैं क्या बेटा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है। और ये तो आपने हर चैप्टर में पढ़ा हुआ है जब आपने एसआर ओआर पढ़ा, उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है दोस्तों? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, दैट इज कोरम। क्या आता है बेटा? कोरम। क्या हुआ, भूख लग रही है बेटा? तो घूर के क्यों देख रही है? करीब ब्रेक दे दो सर प्लीज। नहीं नहीं चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है। खुद को चीज खुद का एक तो मेरे को समझ आता हूँ, आपस में क्यों लड़ने भिड़ने लग जाते हो? मैं तो फिर वो हूँ आग लगाने वाला इंसान, साथ खतरनाक लड़ाई करवा देता हूँ फिर मैं। में। शकुनी होता है वो, सगुनी। तुम्हारी शादी में सगुन थोड़ी मिल रहा है। चलो बेटा देखो ध्यान से। ओए छोटू, वो ना वो ऑफिस में रख के आ जाना चेयर के ऊपर। कोई बात नहीं, घर है उसका, कहीं भी जाए वो, आपको कोई दिक्कत है? अब सुनो ध्यान से इधर, जल्दी आना थोड़ा सा। चलिए, फिर कोरम की बात कर लेते हैं यार। कोरम का मीनिंग तो पता होगा, है ना? कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग आगे बढ़ेगी, है ना? अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग भी नहीं होगी सर, है ना? बोलो बच्चों। हाँ, कंपनीज एक्ट में ना कोरम थोड़ा डिटेल में है, और ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा समय भी लगेगा, हो सकता है आज यही हो पाए खाली। तो सेक्शन है बेटा 103। भाई देखो, मैं आपको 96 पढ़ा चुका हूँ, 97 पढ़ा चुका हूँ, 98 पढ़ा चुका हूँ, 99 पढ़ा चुका हूँ, 100 पढ़ा चुका हूँ, 101 पढ़ा चुका हूँ, 102 पढ़ा चुका हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 103। सर जब मैं कोरम की बात करता हूँ, तो कोरम ना अलग अलग सिचुएशंस में है, यहाँ पे प्लीज लिखिएगा कोई भी नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, अनलेस आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड अ लार्जर नंबर, यानी कि सुनो, क्या लिखा है? अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा है लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर मतलब जो नीचे डिफाइंड है उससे, मतलब उससे कम तो नहीं हो सकता सर, है ना? उससे ज्यादा ही हो सकता है। अगर आर्टिकल ने लार्जर अमाउंट दिया है तो फिर आर्टिकल को फॉलो करेंगे। और आर्टिकल क्या कम दे सकता है? नहीं सर, कंपनीज के अगेंस्ट थोड़ी जा सकते हो आप। कंपनीज एक्ट ने भी कोरम दिया हुआ है। अब सुनो,
कंपनीज एक्ट ने बोला भैया दो सिचुएशंस हैं, एक पब्लिक कंपनी में quorum का क्या सिचुएशन रहेगा, और प्राइवेट कंपनी में quorum का क्या सिचुएशन रहेगा। मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200, 200 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? जनरली नॉट, बट हाँ कुछ एक्सेप्शन केसेस में जरूर हो जाएंगे सर। ठीक है, एक्सेप्शन केसेस क्या थे बेटा? जहां अपने शेयर्स एम्प्लॉय को दिए हुए हैं, क्यूआईवीज को दिए हुए हैं, क्यूआईवीज था। ठीक है, नहीं क्यूआईवीज नहीं था यार। हाँ, एम्प्लॉइज, फॉर्मर हो या फिर प्रेजेंट हो, और क्या था, जॉइंट होल्डर को सिंगल कंसिडर करो। ठीक है, क्यूआईवीज तो प्राइवेट प्लेसमेंट में चेक करा था तुम लोगों को। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी के केस में ना तीन सिचुएशन है बेटा, बहुत है नहीं ना, देखो बिल्कुल बात नहीं मुझे भाई। कितने केस है बेटा? एक है केस वन, केस टू, और ऑफ कोर्स केस थ्री। ठीक है, तो ये कहता है सर हमें quorum कितना, अगर कंपनी में टोटल मेंबर अप टू 1,000 है। कितने बेटा? ठीक है, मतलब 1,000 से ज्यादा नहीं है, सिर्फ कितने, अप टू 1,000। कह रहा है यहाँ पे quorum जो होगा, क्या होगा बेटा? जो quorum होगा वो होगा मिनिमम 5 मेंबर्स। और 5 मेंबर्स कैसे प्रेजेंट होने चाहिए? पर्सनली। कैसे प्रेजेंट होने चाहिए बेटा? प्रॉक्सी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। समझ में आया? तो मतलब पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पे, राइट? अगर प्रॉक्सी है तो फिर उसको कॉरम नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है, बोलो यार। अच्छा, ये तो हो गया पहला केसेस। कौन सा केस होगा बेटा ये? अच्छा, फिर ये कहता है सर अगर कंपनी में, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, टोटल मेंबर मोर देन 1,000 है, क्या है बेटा? एंड अप टू 5,000। कितने है बेटा? अप टू 5,000 है, ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। इस केस में quorum क्या रहेगा? तो कह रहा है कम से कम, मिनिमम 15 मेंबर होने चाहिए। अगेन कैसे? पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब आपकी प्रेजेंस जरूरी है, आपके बिहाफ में प्रॉक्सी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मुझे बोलो यार। अच्छा, फिर कहता है सर ये वाला केस जहां पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंपनी में मोर देन, कितने, 5,000, 5,000 से ज्यादा है। उस केस में जी कह रहा है हमारा ये सिचुएशन कि जो quorum है ना, वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 30 मेंबर्स का। कितने मेंबर्स का? और ये 30 मेंबर्स अगेन क्या होना चाहिए? अगेन प्रॉक्सी विल नॉट कंसिडर। समझ में आया? बोलो पक्का? तो सर इससे ना हमें दो आंसर मिले, एक तो quorum का नंबर कितना होगा, दूसरा ये कि प्रॉक्सी quorum नहीं बन सकता। और ये गेटिंग, भले मीटिंग में प्रेजेंट हो सकता है बट उसको हम क्या नहीं मानेंगे बेटा? तो मेंबर यहाँ पर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशान। अच्छा, फिर ये कह रहा है सर ये तो पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो प्राइवेट कंपनी में सीधे सीधे बोला जी यहाँ पे जो quorum है वो मिनिमम 2 मेंबर अगर पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या मान लेंगे? Quorum। क्या मान लेंगे बेटा? पर्सनली प्रेजेंट। समझ में आया? बोलो जी। हाँ, तो ये केसेस है बेटा जहां पर हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में quorum की डिस्कशन करते हैं। इसमें ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, इसको लिखो बेटा। हाँ,
ओए, खाली हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा नंबर प्रोवाइड हो सकते हैं हाँ हाँ। अगर 8 नहीं, अरे यार तो वो ना लाइक आर्टिकल इससे लार्जर नंबर प्रोवाइड कर सकता है, इससे कम। हम्म, हो गया जी। नहीं। सजा सजा के लिख रहे हो क्या बिल्कुल? जल्दी करो। डन। कैसे? बोलो बेटा। जल्दी करो। महात्मा ही हो अपने। मैं सुनो, जरा सुनिएगा, एक सिचुएशन बताता हूँ आपको। सिचुएशन क्या मतलब है? इधर देखो। लॉ कहता है कि जब मीटिंग आप कर रहे हो और उसमें quorum प्रेजेंट होना चाहिए, है ना? तो कहता है quorum कब आए? quorum कब तक प्रेजेंट हो जाना चाहिए? कह रहा है जी quorum must be present within half an hour। कब होना चाहिए बेटा? मतलब 30 मिनट्स। कितने मिनट्स के अंदर बेटा? 30 मिनट्स में फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम ऑफ मीटिंग। जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग क्या हो सकती है? या फिर एजीएम या फिर एजीएम। अगर 30 मिनट्स के अंदर अंदर quorum प्रेजेंट नहीं हुआ तो मैं ये तो कह रहा हूँ 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। मतलब मान लो 9 बजे का टाइम है, 9:30। एग्जाम्पल।
अगर मीटिंग का टाइम है, क्या हो सकता है 9 बजे हो सकता है? हाँ। हाँ। 8 बजे का? नहीं नहीं। नहीं सर, बिजनेस आवर्स क्या था हमारा, 9 से 6। तो मीटिंग का जो अपॉइंटेड टाइम है, वो कितने बजे तक आ जाना चाहिए? मान लो हमने 9 बजे रखा हुआ है, मीटिंग का अपॉइंटेड टाइम क्या है बेटा? 9 बजे तक मीटिंग होगी। तो हम वेट करेंगे कितना? ये ना। यानी कि इस सिचुएशन में जो क्वारम है मस्ट बी प्रेजेंट 9:30 बजे तक। कितने बजे तक बेटा? 9:30 बजे तक प्रेजेंट हो जाना चाहिए। अगर 9:30 तक नहीं आया तो इफ quorum not present on time, अगर quorum समय पे नहीं आया तो मीटिंग क्या हो जाएगी साहब? कैंसिल। सुनो ध्यान से, अगर quorum प्रेजेंट नहीं हुआ है ऑन टाइम तो इसके दो सिचुएशंस होंगे। कौन सा सिचुएशन होगा? मीटिंग, या कैसे, जनरल मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्वेजनिस्ट। मीटिंग किसने बुलाई है? रिक्वेजनिस्ट। पता है ना रिक्वेजनिस्ट ने कौन सी मीटिंग बुला सकते हैं? एजीएम, नालायक को ईजीएम। ठीक है, इफ रिक्वेजनिस्ट ने कॉल करी है मीटिंग, और सोचो ना यार, आपने मीटिंग कॉल करी, आप खुद ही नहीं आए। अगर जनरल मीटिंग कॉल करी है किसने बेटा? तो भैया मीटिंग जो है ना, वो क्या हो जाएगी आप? कैंसिल। एंड दोबारा इसको नहीं बुलाया जाएगा, इस मीटिंग को दोबारा हम कॉल नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, अगर अदर केस है तो, इन केस ऑफ अदर जनरल मीटिंग, आई होप सब समझ जाओगे। सिंपल सी बात है, वो मीटिंग की बात कर रहे हैं जिसको रिक्वेजनिस्ट ने नहीं बुलाया है। तो ये सॉरी, ये मीटिंग जो है shall stand adjourned। क्या हो जाएगी बेटा? एडजर्न। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मीटिंग एडजर्न हो गई साहब। क्या हो गई है? अच्छा, एडजर्न के दो सिचुएशन है। या तो मीटिंग प्राइम फेसी एडजर्न होगी बेटा कब? नेक्स्ट वीक, सेम डे, टाइम और प्लेस। भाई डेट मत बोल देना बस, डेट अलग होगी। ठीक है? या फिर एनी अदर प्लेस, डे एंड टाइम एज प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड। भाई नेक्स्ट वीक ही होगी, बट हो सकता है आपने डे चेंज कर दिया हो सकता है टाइम चेंज हो गया, हो सकता है प्लेस चेंज हो गया। बोलो जी। हाँ, तो ये भी पॉसिबल है अगर बोर्ड चाहते हैं तो। इस केस में बेटा आप क्या करोगे? नोटिस सेंड करोगे किसको? ऑफ कोर्स मेंबर्स को। बोलो बेटा। कब? एट लीस्ट 3 days बिफोर मीटिंग। मतलब मीटिंग से कब बेटा? 3 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस कैसे दूंगा सर? है जी, कैसे दो नोटिस? या तो इंडिविजुअली दे दो, या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। क्या कर दो बेटा? तो वही वर्नाकुलर लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नोटिस को पब्लिश करना पड़ेगा। समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत को परेशान? पक्की बात है। आप सुनो, एडजन मीटिंग हुई। कौन सी मीटिंग हुई थी? और एडजन मीटिंग में भी quorum नॉट प्रेजेंट।
विद इन टाइम, विद इन स्पेसिफाइड, मतलब जो भी स्पेसिफाइड टाइम है, अब बेसिक बात है 30 मिनट्स का टाइम है और quorum नहीं आया, quorum, नहीं। अब क्या करूं? तो कहते हैं जो पर्सन है, रिमेनिंग पर्सन, रिमेनिंग पर्सन जो प्रेजेंट है, shall we consider, कौन? कैंसिल कर दो, मजाक है, जना मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर की मीटिंग थोड़ी है, कैंसिल कर दो, समझ आया, खत्म। हालांकि असली कहानी तो अब शुरू होगी। हाँ बोलो। देखो, फालतू क्वेश्चन के आंसर देता, रिक्विजिनिस्ट, कौन है रिक्विजिनिस्ट? भाई मिलके कॉल करिए तुमने, और तुम खुद ही प्रेजेंट नहीं हो। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ ना। कोई बात सुनते नहीं हो, फिर डांट देते हो। हम्म, रह लो, मैं पूछूंगा। ठीक है, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बोलो बोलो, बोलो यार, प्लीज। ये जरूरत है बच्चे में। पूछे। सांप ले लो। हाँ देखो, सांस ले। मैं कह रही हूँ, वो रिक्विजिनिस्ट के केस में तो फिर ये कोरम वाली बात नहीं होगी। रिक्विजिनिस्ट तो खुद खुद प्रेजेंट होगा, कोरम हो जाएगा। वही नहीं हुआ ना प्रेजेंट। अरे तो वो बोली नहीं मैं। नहीं, रिक्विजिनिस्ट के केस में कहाँ था ऐसा? आपने बोला तो था कि कहाँ बोला था? कोरम मान ली। कहाँ बोला था? सेक्शन 98 में बोला था, सेक्शन 97 में बोला था। ट्रिब्यूनल बोलता है कि अगर एक सिंगल पर्सन भी अवेलेबल है, शैल बी कंसीडर quorum, दोनों को मिक्स कर दिया आपने। आपने 97, 98 में जो बात बोली गई थी ना, उसको रिक्विजिनस वाले केस से मिक्स कर दिया है। थैंक गॉड रिकॉर्डिंग है, वरना मैं कहाँ प्रूफ करता फिरता कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। बुझे कि नहीं बुझे? जी। अभी देखो, वैसे सेक्शन खत्म हो गया है, बट इसमें ना एसएस का एक बड़ा रोल है, मैं आपको बताऊंगा, एक जेन्युइन केस है। थोड़ा ना बेटा जल्दी करो प्लीज, देखता हूँ कितनी जल्दी लिखते हो तुम लोग। हाँ, नहीं नहीं जरूर नहीं। अरे भैया, रिक्विजिनस बोर्ड को तो रिक्वेस्ट करते हैं, सेक्शन 100 भूल गए? तो एनसीएलटी को कहाँ रिक्वेस्ट करते हैं? हाँ, उसके बाद भी एनसीएलटी के पास नहीं जाते, वो खुद ही कॉल कर सकते हैं। जब वोट फेल हो तो एनसीएलटी के पास तब छुड़ जाते हैं, वो तो लास्ट रिसोर्ट है हमारे पास, जब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है मीटिंग कॉल करना, फिर हम किसके पास जाते हैं? एनसीएलटी के पास, ईजीएम के केस में, समझी? वो रिक्विजिनेस डायरेक्टली एनसीएलटी के अप्रोच थोड़ी करते हैं भाई। याद है ना, आपने पढ़ा था 100 में कि बोर्ड को रिक्वेस्ट किया, बोर्ड फेल हो गए, कितने दिन के अंदर? मैक्सिमम 45 डेज में। वो कॉल्ड कर सकते हैं 21 दिन के अंदर, हेल्ड करनी पड़ेगी 45 दिन के अंदर, ये पढ़ा था ना। अगर 45 डेज में अगर कॉल नहीं करते हैं बोर्ड, देन पावर किसके पास जाती है? रिक्विजिनेस, वो एनसीएलटी के पास नहीं जाती है। रिक्विजिनेस खुद ही मीटिंग कॉल करेंगे कितने दिन के अंदर? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहाँ से? फ्रॉम द रिक्वेस्ट डेट, यानी कि 45 डेज मैक्सिमम मिलेंगे आपको। बोलो। हाँ, तो उस केस में रिक्विजिनेस मीटिंग कॉल करें, उसकी बात करें बेटे, एनसीएलटी की बात नहीं कर रहे हैं। एनसीएलटी के केस में तो मैंने आपको बोला था कि सिंगल मेंबर भी प्रेजेंट होगा, उसको क्या मान लेंगे? कोरम मान लेंगे, अगर डिफॉल्ट है तो। एजीएम में होगा। नहीं, 97 का डिफॉल्ट है, और जो 98 है वो क्या बोलता है, जब इम्प्रैक्टिकल सिचुएशंस नहीं है मीटिंग कॉल करने के लिए, डायरेक्टर भी और मेंबर भी तो दोनों किसके पास जा सकते हैं? एनसीएलटी के पास, कि भैया कंपनी को डायरेक्शन दो, या खुद ही कॉल करो, क्या? ईजीएम। ठीक है, सो दैट इज अ बेसिक सिचुएशन, ये हो गया। सर रुक जाओ। अब कहाँ से रुक जाओ, छोड़ो जगह, कहाँ पे हो? वहीं पे। समझी कि नहीं समझी? कोई नहीं, अभी वो भी लिखवा दे रहा हूँ नॉन।
हो गया? ऊपर कर दूं? यार बारिश हो जाना तो सही हो जाएगा मौसम। पोल्यूशन इतना ज्यादा है। हो गया? हो गया? अब इधर देखो ध्यान से। हो गया ना? यस। डन। चलिए, अब एक सिचुएशन समझिएगा। देखो, एक एनालिसिस है। क्या बेटा? हम्म। This journal meeting called by NCLT under section 96, sorry, section 97 एंड 98। तो यहाँ पे ना कंपनी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो, तो जो एनसीएलटी ने डायरेक्शन दी है वो प्रिवेल कर जाए। क्या कर जाएंगे? तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर एक वन मेंबर यानी कि सिंगल मेंबर भी प्रेजेंट है मीटिंग में, उसको हम कंसिडर कर लेंगे क्या? कोर। ठीक है, तो उसके इसमें भी देखोगे भैया इतने मेंबर नहीं है, इतने फलाना फलाना निकला। तो ये तो बेसिक एनालिसिस था। लिखो। हो गया?
भैया चलिए, ये हो गया कोरम का बेसिक सिचुएशन खत्म। बट अब एक एनालिसिस हम करेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कोरम, मैं आपको ना एक सिचुएशन बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। सेक्शन 112 और सेक्शन 113, ठीक है। अब जो सेक्शन 112 है ना, वो कह रहे हैं सर, 112 सेक्शन कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कौन है बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एक ही होगा ना यार। हाँ। एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, कौन भी? गवर्नर्स ऑफ स्टेट, है ना। और या फिर सेक्शन 113 बोलता है कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आ जाएगी आपकी। एंड कंपनी में अगर किसी ने लोन वगैरह दिया है तो वो क्रेडिटर्स, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वैसे जनरली हमारा फोकस किस पे रहेगा यहाँ पे? बॉडी कॉर्पोरेट। ये क्या होता है, मेरे समझ नहीं आता। बादल बनाना इसको नहीं पसंद, अभी पसंद करवाते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से सुनिए। अब सर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जैसे मान लो दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ने ना हेल्ड किए हुए हैं शेयर्स, क्या करें बेटा? हेल्ड किए हुए हैं शेयर्स इन अ कंपनी। साइमल्टेनियसली बॉडी कॉर्पोरेट ने क्या करे बेटा? शेयर्स होल्ड करे हुए हैं किसी कंपनी में। और इवन इन्होंने क्या दिया बेटा? लोन्स क्रेडिट वगैरह जो भी दिया हुआ है, ठीक है। बोलो। नहीं बोलोगे? तो सर ये ना किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी पर्सन को, मतलब एनी पर्सन को क्या कर सके बेटा? ऑथराइज कर सकते हैं, सॉरी ज्यादा गैप आ गया बीच में। एनी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, कैसे बेटा? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे? एआर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फुल फॉर्म समझ जाना आप लोग। और इनफैक्ट ये भी किसी भी पर्सन को, क्योंकि भैया इनके पे तो इंटरेस्ट है, अपॉइंट कर सकते हैं क्या बेटा? किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा है ना, भाई इस केस में ये तो शेयर ही होल्ड करा हुआ है, तो ये कंसिडर होगा एज मेंबर। क्या कंसिडर होगा? और इंजॉय करेगा, अरे भैया, और क्या करेगा? ऑल राइट जो भी मेंबर के होते हैं, मतलब नोटिस रिसीव करना, वोट देना, मतलब प्रॉक्सी अपॉइंट करना, एवरी राइट जो एक मेंबर के होते हैं वो इस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के भी होंगे। मतलब इसको हम क्या मान रहे हैं? मेंबर ही मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? मेंबर है। साइमल्टेनियसली सब कुछ एवरीथिंग, बट वो डिविडेंड बेटा ये लेगा या फिर इनको मिलेगा? उनके बिहाफ में किसको रिसीड होगा? ये यार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। जब सुनो, इस केस में बॉडी कॉर्पोरेट, भाई देखो क्रेडिटर के केस में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आ जरूर सकता है, बट वो मेंबर थोड़ी होगा, राइट। बोलो। क्योंकि आपने कंपनी में लोन दिया, वो आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन की, हाँ, कोई क्रेडिटर्स के अगेंस्ट कोई काम ना हो। बट बॉडी कॉर्पोरेट के केस में भी सेम ही सिचुएशन होगी, इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? एज अ मेंबर, और ये सारे राइट एंजॉय करेगा जो एक मेंबर के होते हैं, मतलब इसको हम मेंबर ही मानेंगे। क्या मानेंगे? ये समझ में आया? पक्का। अब सुनो ध्यान से। कैसे सुनो? ध्यान से, ध्यानचंद बन जाओ बिल्कुल। सर एक कंपनी है, क्या है जी? एक काम करते हैं, नाम में लिखते हैं, नहीं छोड़ो। अशोक लिमिटेड, कौन सी कंपनी है? अशोक लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर एक कंपनी है अजय लिमिटेड, सोना लिमिटेड, सोना है, सोना है ना,
वाओ सुना सॉरी गलती से निकला सॉरी सो नाली लिमिटेड। नाली को नाली ये नाली लिमिटेड। चला अरुण लिमिटेड। कौन है कोई भी होगा। तुम लोग वर्ड्स पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। ये वाला डालो शट अप। ये है जो कितनी कंपनीज है? 5 है, 4 है? 5 है 6 है 6 कंपनी है 1। ये क्या हो गया? 2, 4, 5। ठीक है। अब सुने ध्यान से, कंसेंट्रेशन। मान लो अशोक लिमिटेड ने एक मीटिंग कॉल करी। अब सर ये सारे जैसे कि अजय लिमिटेड है, शोना सोना लिमिटेड है, लाली लिमिटेड है, अरुण लिमिटेड है, ऑल होल्ड शेयर्स इन अशोक लिमिटेड। ठीक है। इन सभी ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, कहाँ बेटा? अशोक लिमिटेड। यानी कि अशोक लिमिटेड के सभी क्या हो गए बेटा? मेंबर हो गए ना। एंड ऑल आर मेंबर। मेंबर कौन है? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। एक बात बताओ कि लिविंग थिंग है क्या? मीटिंग में आ सकती है क्या? Next, सुनो, ध्यान सुनना, कंसंट्रेशन। अब मान लो, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है। अब मान लो अशोक लिमिटेड की एजीएम होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? एजीएम। और अशोक लिमिटेड में जो मैक्सिमम मेंबर है वो है 700। कितने मेंबर है मैक्सिमम मेंबर? 700 मेंबर है। कितने मेंबर है बेटा? 700 मेंबर। ठीक है। अच्छा, 700 मेंबर हैं तो क्वारम मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो, उसको हम क्या मान लेंगे बेटा? ठीक, क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने क्या किया, जैसे अजय लिमिटेड है, सोना लिमिटेड है, सोनाली लिमिटेड है, लाली लिमिटेड है, अरुण लिमिटेड है। दे ऑल आर दे ऑल आर अपॉइंट अनुज एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब अनुज जो है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि अनुज को हम कंसिडर करेंगे क्या बेटा? मेंबर। क्या कंसिडर करेंगे? मेंबर। एक या 5 मेंबर? 5 मेंबर। कितने मेंबर मानेंगे इसको? यानी कि अनुज इटसेल्फ रिप्रेजेंटिंग कितने? 5। तो इसको हम क्या मानेंगे? 5 मेंबर्स। क्या मानेंगे बेटा? 5 मेंबर्स। अब सुनो, मीटिंग होती है, एजीएम। ध्यान तो सुनना, कंसंट्रेशन से। तो इस मीटिंग में ओनली अनुज प्रेजेंट। ओनली कौन बेटा? अनुज प्रेजेंट। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो कितने मेंबर प्रेजेंट है? 5 मेंबर प्रेजेंट है। बोलो, बोलो यार। हाँ। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या समझ गए? क्वेश्चन में क्या पूछने वाला हूँ? इज quorum present और नॉट? इंडिविजुअली तो है अनुज। मैं इंडिविजुअली आया ना तो। हाँ, आया। इंडिविजुअली आया। भाई अनुज इज अ मेंबर ऑफ 5 कंपनीज, तो इसको एक नहीं 5 मेंबर मानेंगे। कितने मेंबर मानेंगे? क्योंकि 5, और हाँ हो सकता है एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मोर देन कंपनी का मेंबर बन सकता है, आई मीन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। इस केस में क्या अनुज पर्सनली प्रेजेंट है? यस। क्या एक मेंबर है, 5 मेंबर है? तो मुझे बताओ, गौरव आया या नहीं आया? हाँ। मुझे इससे इतना बताओ, गौरव आया कि नहीं आया यार? सुनो, ये सेक्शन 103 पढ़ा था आपने अभी। अगर अप टू 1000 मेंबर्स हैं तो 5 पर्सन, यानी सॉरी 5 मेंबर लिखा हुआ है, पर्सन लिखा है क्या?
क्या लिखा है? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो क्या आ जाएगा? और यहाँ पे जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है अनुज, वो कितनी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5। तो ही इज कंसिडर 5 मेंबर। तो क्या कोरम आया नहीं है? कितने लोग मानते हैं सर आ गया? Quite clear. कोरम प्रेजेंट है, कितने लोग मानते हैं? हाँ, पर्सनली तो है, अब कैसे आएगा पर्सनली वो? वही तो उसमें एजेंट थोड़ी ना पॉइंट है एजेंट। भाई प्रॉक्सी नहीं आया है। अनुज के पास 5 कंपनी के वोटिंग राइट्स हैं। वो एक बार वोट नहीं करेगा, कितनी बार करेगा? 5 बार वोट करेगा। फोरम होता है सो। कोरम आ गया है, कितने लोग मानते हैं? 1 2 3 4। अरे हाँ ही कर देती हूँ। Why are you not considering कि कोरम नहीं आया? पर्सनली तो आया है। अरे नहीं वो। तभी तो 5 नंबर होंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो सर। अभी ना एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है इस केस के बारे में। इस सिचुएशन के लिए हम जाएंगे कहाँ? SS2। और SS2 बोलता है quorum is not present। quorum क्या नहीं है? बट सुनो, ये तुम्हारी बात सही नहीं, उसको सुनने की जरूरत नहीं। वहां तो सुनना क्या है? quorum प्रेजेंट तब होगा जब दो इंडिविजुअल पर्सन पर्सनली प्रेजेंट हो। इस केस में पर्सनली क्या हो बेटा? यानी कि अनुज को 5 तो मानेंगे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुज यहाँ पे 5 मेंबर को क्या कर रहा है बेटा? रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट डिस्कशन के लिए कोई तो चाहिए, खुद से थोड़ी बात करेगा ये। तो इसलिए एक और मेंबर अगर प्रेजेंट हुआ, अगर 1 मेंबर और प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। क्या लॉ फॉलो हो गया? यस। लॉ तो पहले भी फॉलो था, 5 तो quorum उस था ही। ठीक है। बट ये कह रहा सर इंडिविजुअली अनुज quorum प्रेजेंट नहीं कर सकता, भले वो 5 मेंबर हो, भले वो 5 मेंबर को प्रेजेंट कर रहा हो, बट उसके डिस्कशन के लिए एक व्यक्ति और इंडिविजुअली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो दूसरा व्यक्ति भी पर्सनली क्या है बेटा? प्रेजेंट है, तो हम quorum मान लेंगे, अदरवाइज quorum नहीं माने। तो डिस्कशन के लिए एक व्यक्ति तो होना चाहिए ना बेटा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? एसएस में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चिल में कितने लोग अवेलेबल? तो बट दे आर रिप्रेजेंटिंग कितने मेंबर हैं? समझ में आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर दो व्यक्ति भी हैं और एक व्यक्ति वो है जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है कितनी कंपनी का? 5। तो उसको भी हम क्या मान लेंगे बेटा? quorum मान। समझ में आया? पक्का? चलो लिखो। तो 4 कंपनी में ऑथराइज। वो तो मैंने बोल तो दिया, एनसीएलटी के ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट प्रिवेल ही नहीं करेगा। एनसीएलटी की डायरेक्शन सबको क्या कर रही है? ओवरराइड कर रही है। तो वो एक भी मेंबर को क्या मान लेगी? quorum। तो वहां तो एक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ भाई तुम्हारी गलती ना, तुम नहीं आए, हमने तो बुलाया था। एनसीएलटी ने डायरेक्शन तो दिया था भाई। कोर्ट में मान लो एक्स पार्टी ऑर्डर पड़ा होगा आपने, क्या होता है एक्स पार्टी ऑर्डर? है ना? तो भैया आप उसके सुन के हम कोर्ट का ऑर्डर पास कर देंगे। तो उसमें आपकी गलती है ना। कोर्ट कोर्ट में जाना आपको पड़ेगा भैया, कोर्ट थोड़ी आएगा आपके घर में। तो वही एक तरीके से एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर की तरह हो जाएगा वो। हो गया? अरे ये सेक्शन 112 113 हो चुका है, हाँ। दोबारा नहीं कराऊंगा उसको। फिर बाद में बोलो सर आपने तो ये कराया ही नहीं था। तो हटिए, क्यों दूंगा वैसे भी। तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी।
तुम उस मौसम की तरह होगे जो जल्दी बदल जाते हैं। मौसम हो मौसम। आजकल तो सर नहीं बोल रहा भाई। सर। क्यों चल रहे हैं आज? एनी हाउ। चल व्हाइट टी शर्ट पहन कर। हाँ सियाही पहनी है। वो आज है। सियाही पहनी गुड़का। मैं अपने साथ आ सके। मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ। 10 रुपए का आ जाएगा, 12 रुपए का सर। क्या आता कैसा? 10 रुपए का आता है। आता है। देखो मेरे को पता भी है। नहीं, तुम एक काम करना, पान खा के दो ना। फिर तो पापा को चल रहे हैं। पागल है क्या? ऐसी दिन से करना है। पापा को छोड़ दे। पान खाओगे? नहीं पाइनएप्पल ब्राउनी ये क्या? आलू खाओगे चला था भाई ये मैडम छपड़ियों ने नहीं सच्ची में मैंने देखा। कुछ रील बना के उसकी चटनी हो गया। पर केक बना रही थी। तो कर दिया जाए इसको। तुम दोनों आपस में भिड़ने लग जाओ। नहीं। हिंदी में तो बच नहीं रहा बिजली बचाओ बिजली सब अभी तो आपने अपना वाला ट्राई करना कहाँ चलाया था? वो तो ह्यूमिडिटी हो गई थी इसलिए चलाया। तो यही चला था तो बगल वाले से चल रहा है ना हो गए। बगल वाले को जगह बता दो यार ठीक पागल नहीं है क्या प्रॉक्सी को कोरम मानोगे? नहीं क्यों नहीं मानोगे भाई? आपने बताया प्रेजेंट मेंबर पर्सनल प्रेजेंट होना चाहिए। मैं तो बाहर नहीं कर सकता मैं इधर ही मेरे तो फ्रीडम है आर्टिकल 19 अप्लाई करूंगी कराऊंगा 19 लो फ्रीडम दो। ये I have a freedom. Because in freedom of speech and expression. ये खाना तो मुझे इतना ना ही टाइम देना बाबा सोनाली। नहीं ये जैसे वर्ड में नाली हो, गंदगी हो। खुद ही बोल रहे कितना गंदा नाम है। अच्छा। नहीं, अनुज नाम तो अच्छा है। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ओ मेरे अनुज। नहीं। भ्राताश्री होता है वो। पार्ट का मतलब समझे मित्र। सखा। दोस्त। चलो तो अपना नाम पता है तो मुझे पता है मेरे नाम का नंबर मतलब सुनहरी सुबह नाली नाम नहीं मतलब नहीं, मैं सुनहरी बताऊं, सोनाली जब सुबह हम बाहर जाते हैं, आई एम फेस विजिट, दैट इज सोनाली। वो स्माइल में एकदम क्या मैंने बता दूंगी उन्हें तो हमेशा जो जितने भी क्लास में हम चीजें बोलते हैं ना, उसको लाइटली लिया करो, जस्ट जोक पर्पस के होगा, ठीक है? मैं लाइटली नहीं लिया होता तो आज तक कोई जोक ही नहीं मार रहा था तो उसको बुरा मत माना।
प्लीज रिसेंटली फ्री है वो भी रहे गाना स्टाइल से कोई तो प्लीज स्टूडेंट्स को नहीं, तुम फिर जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हो। श्री राम कर दो समझा उसने थोड़ी हिस्ट्री बोलते इसी के लिए है इसी बहाने याद तो हुआ सेक्शन तुम्हें। सोचो तुम। हाँ, तो सेक्शन तो याद हो रहे हैं ना। और क्या बोलते अनसाउंड माइंड बताया। यार छोटे छोटे बच्चे तो बोल ही रहे कोई बात नहीं ये इतने बड़े बच्चे को मतलब बूढ़े बच्चे से अच्छा है हाँ बोल ही रही ओल्ड एज पर्सन कितना ही बड़ा है वो। क्या एज होगी तेरी? कोई तो 21 साल के हैं 21 तुम ट्वेल्थ में कौन सी ईयर में थे? 2023 में? नहीं यार। नहीं। किसने फर्स्ट पहले वाले बैच में नहीं साथ भाई तुम कम से कम में तो 21 वाले बैच में थे तुम। इससे पहले वाला बैच इनका था 12th का। सबसे पहले 24 वाला। 23 वाला बैच था उनका। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? 23 वाला बैच था इनका, ये बच्चे आते थे जो जितेंद्र वगैरह जाते थे खेलने के लिए, उनका बैच था 23 वाला। 22 वाला बैच था। नहीं, तुम्हारा 21 वाला बैच था भाई, जिसमें विनीत आता था। ऊपर होती तुम्हारी क्लास तो नीचे थोड़ी होती थी। हाँ तो फिर ये 2022 में मैंने नीचे लिया है। 22, 23, 24, 25 है ना। तुम्हारे बैच में थोड़ी थे ये। तुम्हारा कौन सा बैच था? 22 वाला। 23 24 23 वाला। 23 वाला नहीं। अबे सी एस सी टी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, 12th का बोल रहा हूँ। तुम्हारा 22 का बैच था बेटा। 12 12th का। इन्होंने 25 में पास किया ना मैंने 24 में किया है तुम्हारा 23 वाला था? अच्छा, तुम वो जितेंद्र वाले बैच में थी, सोनाली जितेंद्र वगैरह, अर्पिता वगैरह बैच में। फिर ये नेक्स्ट बैच में बैच पाली ये 21 वाले बैच में होगा। ओ भैया आप तो एकदम 23 वाले हो ना हम नहीं नहीं, 23 वाले में नहीं था ये। हम ओल्ड एज शॉट में नहीं गया सेकंड ओल्ड एज में नहीं देखूंगी चिंता मत करिए नए मॉडल लिखा? यस तुम 21 22 वाले बैच में होंगे पक्का, क्योंकि विनीत ऊपर ही होती थी तब क्लास, नीचे वाला सेंटर तो था ही नहीं तब। हो गए? तुमसे भी अपनी एक बता रही हूँ कुछ लोग बोलते हैं मैं 18 तारीख को 16 16? किसने बोला? हाँ तो 22 का बैच होगा ना तेरा। तुम्हारा देखो 21 22 का बैच हुआ, तभी तो 23 में रिजल्ट आया ना। तो 22 वाला बैच होगा ना मेरे भाई। 2022 21 22 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो 23 वाला तो नहीं है, 22 वाला बैच है, 22 वाला, 2022 वाला। जो हमारी वैसे नहीं है हाँ तो 22 वाला बैच तुम्हारा है, 23 वाला इनका है, 24 वाला इनका है। 25 ये रहा है। यही है फिर तो आगे तुम पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में जब चले गए थे, है ना। फिर तुम नेक्स्ट पिछले साल ही तो आए थे सीएस में। फिर देखो 2023 में तुम सीए फाउंडेशन कर रहे थे, 24 में सीए सीटी और एग्जीक्यूटिव, और 25 में दोबारा एग्जीक्यूटिव। बुढ़ापा छुटता नहीं सीखता चलिए अब देखो, एज तो बता रहे फोरम फॉर मीटिंग सेक्शन को कोई बोल रहा है काम पहले 103 सेक्शन क्या है बेटा? 103, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से देखो यार। Quorum refers to क्या लिखा बेटा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, ठीक है। फिर कहते हैं फॉलोइंग मिनिमम नंबर ऑफ प्रोवाइड, जो किसमें प्रोवाइड किया बेटा, है ना। बट हावेवर ये कह रहा है कि आर्टिकल इससे हाईएस्ट नंबर प्रोवाइड कर सकता है। यार ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 5, 15, 30 एंड 2 पढ़ चुके हो ऑलरेडी।
नहीं, कमान क्या सुन रही बेवकूफ। तभी तुम्हारा नाम सोनाली है। इधर देखो ध्यान से। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन कोरम कहता है सर एसएस टू प्रोवाइड कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली कमेंसमेंट टाइम बट ऑल्सो पूरे जब तक बिजनेस ट्रांजेक्ट ना हो जाए। मतलब सुनो, मीटिंग शुरू हुई थी कितना बजे? सपोज कोरम आ गया है 9:30 बजे तक। अब भैया मीटिंग चल रही है 6 बजे तक, तो 6 बजे तक रहना है, यानी कि बीच में निकल जाओ। तो जब मीटिंग शुरू हो रही है तब भी quorum होना चाहिए, और ड्यूरिंग ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस तब भी quorum प्रेजेंट होना चाहिए। ये सेक्शन बोल रहा है, एसएस बोल रहा है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ने बोला है। क्लियर है? ओके, फिर देखो क्या लिखा है। वे द quorum प्रोवाइडेड आर्टिकल ने क्या दिया बेटा? हायर नंबर देन दैट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट द quorum शैल बी कंफर्म ऑन सच हायर रिक्वायरमेंट्स। यस, मतलब जैसे मान लो एक्ट ने 5 मेंबर बोल दिया, यार एक बात बताओ, 1000 मेंबर हैं, 5 ही मेंबर अगर प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग हो जाएगी, है ना? तो भैया मान लो आर्टिकल में मेंबर्स ने बोल दिया नहीं जी, कम से कम हमें 150 पर्सन चाहिए तभी हम क्या मानेंगे मीटिंग होगी, तो क्या 150 होने चाहिए फिर? यस, फिर हम 5 को फॉलो करेंगे, 150 को, 150 को। ठीक है, तो कहते हैं मेंबर नीड टू बी क्या बेटा? पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, कॉन्स्टिट्यूट द क्वारम। प्रॉक्सी को एक्सक्लूड कर देंगे डिटरमाइनिंग ऑफ द क्वारम, मतलब क्वारम में प्रॉक्सी को शामिल नहीं किया जाएगा। समझे ना? ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, वो यहाँ से पढ़ना है, इसको ध्यान से। देखो क्या है, ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एआर की बात कर रहा है, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट ने कर रखा है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट्स ने, इज डीम टू बी क्या बेटा? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एंड एंजॉय ऑल राइट्स। मेंबर जो भी पर्सनली प्रेजेंट में राइट एंजॉय करता है वो सारे राइट आपके होंगे। समझे? अब यहां से है वो एनालिसिस जो मैंने आपको कराया था। ठीक है, देखो क्या है। वन पर्सन कैन बी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, क्या लिखा है? मोर देन वन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट के आप क्या हो सकते हो बेटा? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो ठीक है, फिर कहता है इन सच केस ही ट्रीट मोर देन वन मेंबर प्रेजेंट पर्सनली फॉर द पर्पज ऑफ वर्क। यही बोला था मैंने आपको कि अनुज बेटा 5 बॉडी कॉर्पोरेट का मेंबर था, तो उसमें एक मेंबर मानूंगा, 5 मानूंगा? 5 मानूंगा सर। हाउएवर टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग एटलीस्ट, क्या लिखा हुआ है? 2 इंडिविजुअल सेल प्रेजेंट इन पर्सन, मतलब 2 इंडिविजुअल का होना मैंडेटरी है। तो इसमें देखो केस भी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जहां पर मेंबर कितने हैं बेटा? तो quorum रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 5। अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है 5 बॉडी कॉर्पोरेट का, कैन नॉट फॉर्म क्या बेटा? quorum हिमसेल्फ, बट कैन डू सो एटलीस्ट एक और एक्स्ट्रा मेंबर आ गया तो quorum हो सकता है। यही पढ़ा था हमने? नहीं, नहीं याद है? पक्का? श्योर? लॉक करें? आगे देखो ये लिखा है। दिस इज सो बिकॉज अ सिंगल मेंबर प्रेजेंट कैन नॉट हिमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट द मीटिंग। अब ऐसी बात है यार। फिर कहते हैं देयर आर अ नंबर ऑफ डिसीजंस बाय विच नाउ फॉर्मली सेटल्ड इन जनरल रूल ऑफ सिंगल पर्सन कैन नॉट कंस्टिट्यूट अ मीटिंग। फ्यू सच केस स्टडीज ऑन दिस शार्प एंड वर्सेस डार्वे। ये कुछ केसेस लॉज हैं बेटा, जो हम बताते हैं कम से कम 2 पर्सन तो चाहिए मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए, वरना डिस्कशन क्या होगा, एक बंदा तो खुद ही मीटिंग कर लेगा। और जहां 1 पर्सन की बात है वहां जनरल मीटिंग होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, वो ओपीसी। ओपीसी में एक ही मेंबर होता ना, तो मीटिंग के लिए बोला है क्या? नहीं भाई, एक ऐसी ओपीसी जहाँ एक ही मेंबर है, तो वहां पर जनरल मीटिंग को बोला ही नहीं करने को। ठीक है? हेलो, समझ आ रहा है? हाँ। अच्छा, दूसरा, अगर एक ही डायरेक्टर भी है वहां पे तो भी बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटिंग का कोई पर्पज नहीं है ना फिर। आपने मीटिंग किस लिए बुलाई? डिस्कशन के लिए। भाई डिस्कशन किससे करोगे आप? है ना? तो देखो क्या लिखा है, द वर्ड पर्सनली प्रेजेंट एक्सक्लूड किसको? अगर पर्सनली प्रेजेंट नहीं लिखा होता तो क्या प्रॉक्सी भी आ जाता? यस, क्योंकि मेंबर वहां, और वर्ड क्या लिखा हुआ है? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। प्रॉक्सी का तो नाम ही नहीं है सर वहां पे। समझ में आ रहा? कहते हैं दस प्रॉक्सी शैल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्या बेटा? डिटरमाइन द quorum। हाउएवर जो रिप्रेजेंटेटिव है बॉडी कॉर्पोरेट के, जो अपॉइंट करे गए हैं अंडर सेक्शन 113 में या फिर 112 में, जो पर्सनली प्रेजेंट है फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग, उसको हम क्या मान लेंगे बेटा? quorum। ये केस भी है बेटा, रिवीजन पिटीशन क्या? केलंतन कोकोनट स्टेट लिमिटेड का केस लॉ है बेटा ये, जहां पर सिंगल, सॉरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हमने quorum कंसीडर किया था। ठीक है, मतलब देखो प्रॉक्सी इज नॉट अ quorum बट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इज अ quorum। क्यों? क्योंकि उसको हम क्या मान रहे हैं? मेंबर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बेटा? A person who present to different bodies is supposed to be act accordance with the instruction of his principal. Therefore, such representation theoretically carries with him to set of the opinion of the resolution. ठीक है? अब obvious सी बात है ना, दोनों ही situations में क्या होगा बेटा? आप बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपका सेट ऑफ ओपिनियन क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है।
कहते हैं इफ टू और मोर बॉडी कॉर्पोरेट हु आर मेंबर ऑफ कंपनी एंड रिप्रेजेंट बाय सिंगल इंडिविजुअल ईच बॉडी कॉर्पोरेट शुड ट्रीट पर्सनली प्रेजेंट है वही जो अपने ऊपर पढ़ा था कि हम मान लेंगे आप पर्सनली क्या हो बेटा प्रेजेंट हो और उनको इसलिए काउंट किया जाएगा किसमें बेटा प्रॉक्सी में ठीक है मेंबर हु है वोट बाय क्या बेटा रिमोट ई वोटिंग हैव राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग एंड अकॉर्डिंगली देयर प्रेजेंस शैल बी काउंट इन द quorum मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनरल मीटिंग में प्रेजेंट है उसको भी क्या मानेंगे बेटा क्योंकि भले वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका राइट ये भी है कि वो मीटिंग में भी प्रेजेंट हो सकता है अ मेंबर हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट एनी आइटम्स बीइंग कैरिड जो भी आप कर रहे हो रिलेटेड पार्टी तो उसको भी हम बेटा क्या मान लेंगे कोरम तो मानेंगे भले वो वोट नहीं कर सकता ठीक है बट कोरम कंसिडर किया जाएगा ठीक है अलग अलग केसेस ठीक है अब देखो क्या लिखा हुआ है स्टिपुलेशन मतलब देखो ना जैसे मान लो 4 आइटम डिस्कस करने थे ठीक है 5 पर्सन अवेलेबल है 5 ही है फॉर एग्जाम्पल 3 आइटम के लिए तो ठीक है आप इंटरेस्टेड नहीं हो बट एक आइटम में क्या हो चुके हो अब उस एक आइटम के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा तो इसका हम ये मानेंगे भैया वो है बट वो कॉरम तो माना जाएगा भले उसको हमें मीटिंग से बाहर कर दिया है या फिर उसको वोटिंग राइट नहीं दिया है बट वो कॉरम तो माना जाएगा कहते हैं सर द स्टिपुलेशन रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ quorum डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम बिजनेस पोस्टल बैलेट में एक एप्लीकेबल नहीं होता है मतलब quorum के प्रोविजन कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे बेटा पोस्टल बैलेट पोस्टल बैलेट में मीटिंग ही नहीं हो रही है तो जब मीटिंग नहीं तो quorum किस बात का भैया पोस्टल बैलेट में तो हम क्या कर रहे हैं बेटा आपको घर पे ही भेज दे रहे हैं रेजोल्यूशन और वहीं से आप क्या ले रहे हो डिसीजन ले रहे हो क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं quorum नहीं है तो इफ quorum नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर द टाइम अपॉइंटेड द होल्ड मीटिंग तो क्या कह रहा है मीटिंग एडजर्न हो जाएगी बेटा नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम एक्सेट्रा या फिर कोई और टाइम जो किसने स्पेसिफाई किया हो बोर्ड ने ठीक है और मीटिंग अगर रिक्वेस्ट ने बुलाई है बेटा तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी बाकी तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ समझ में आए यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी पक्की बात है तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कोरम के बारे में किसके बारे में अब आता है सेक्शन 104 क्या था जी 104 मतलब चेयरमैन देख ये क्या होता है तो आप भाड़ के पीछे बैठिए 12 बता हमारी क्लास का अपॉइंटेड टाइम क्या था 2 बजे हाँ तो उससे पहले किसी ने अगर जुबान खोली ना अपनी भाड़ 10 11 बजे भाड़ चाहिए फिर तो 6 बजे चलेगी तो सुनो अच्छा बोर्ड में भी हमने चेयरमैन पढ़ा था है ना तो उसकी सिचुएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन थोड़ा सा डिफरेंट था वो कंपनी के चेयरमैन को ही क्या मान लेते थे अगर नहीं है तो फिर अपने वास में सिलेक्ट करते थे फिर अलग अलग सिचुएशन थी ठीक है मुझे सुनो ध्यान सुन रहे हो यस नहीं सुनोगे एटीट्यूड सुनो फिर सर या तो आप देख लो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को क्या मेंशन है क्या चेयरमैन का नाम नेम ऑफ चेयरमैन चेयरमैन अब प्लीज यहाँ पे ये बोलना मत कि सर मैन ही क्यों वुमेन क्यों नहीं ठीक है मैन इंक्लूड वुमेन राइट लोगों के कंटेक्ट से आजकल वो चल रहा है ना फेमिनिज्म की पता लगे बोलने लग जाए हाउ डे यू जस्ट राइट ओनली मैन वुमेन व्हाई नॉट वुमेन ठीक है अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है तो वैसे भी यहाँ संख्या ज्यादा किसकी है लड़कियां और अभी तो बचा भी नहीं पाऊंगा सबको ठीक है अब सुनो ध्यान से आर्टिकल में लिखा हुआ है फिर तो आर्टिकल देख लो क्या देख लो भाई आर्टिकल साइलेंट है साहब आर्टिकल क्या है साइलेंट अब मीटिंग बिना चेयरमैन के तो नहीं होगी ना यार नहीं होगी क्या नहीं भाई ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन कौन देगा चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कौन करेगा चेयरमैन ही तो करेगा ऑल्दो उसके सपोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी रहेगा बट चेयरमैन तो चाहिए ना हाँ नहीं है सर चेयरमैन तो जो मेंबर प्रेजेंट है मेंबर क्या है बेटा पर्सनली प्रेजेंट मतलब जो मीटिंग में मेंबर क्या है बेटा पर्सनली प्रेजेंट है
एट द मीटिंग, वो खुद में से ही किसी एक को क्या कर सकते हैं बेटा? चेयरमैन इलेक्ट एनी वन ऑफ दीम सेल्फ, सॉरी, एनी वन ऑफ दीम सेल्फ। ठीक है, क्या बेटा? एज अ चेयरमैन, एज अ चेयरमैन। ठीक है, क्या सेलेक्ट कर सकते हैं बेटा? चेयरमैन, बोलो। ये कुछ सुनो ध्यान से। सर ये जो सिलेक्शन होगा, ये जो इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, ये होगा बाय शो ऑफ हैंड्स। मतलब जो वोट होगा किससे होगा बेटा? शो ऑफ हैंड से। यहाँ पर वोटिंग होगी शो ऑफ हैंड से। और शो ऑफ हैंड कहाँ डिफाइन है? अंडर सेक्शन 106 में। कहाँ डिफाइन है बेटा? अंडर सेक्शन 106 में। बोलो यार, नहीं बोलोगे? अच्छा जी, मेरा सुनो ध्यान से। तो सर ये जो सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन हो रहा है, मान लो कुछ प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं, तो क्या वो भी इस चेयरमैन के सिलेक्शन में पार्ट करेंगे? नो प्रॉक्सी कैन राइट टू वोट ऑन सच इलेक्शन। मतलब इस इलेक्शन में किसी के पास अधिकार ही नहीं है क्या करने का बेटा? वोट करने का। समझे? नहीं तो चुपचाप से देखेगा सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन। ठीक है, तो वोट सिर्फ कौन करेंगे? मैम। मैम सर मान लो हमें चेयरमैन की शक्ल पसंद नहीं आई, या व्हाट्स एवर द रीजन, तो इस केस में चेयरमैन को चेंज किया जाएगा। शक्ल ही चक्कर अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सरकाज़म नहीं समझते हो क्या? क्या? बहुत तो डालो अनु जैसा होगा तो कंपनी से फिर वो बोलेगा तो बुरा मत मानना फिर। क्या बनेगा मुझे को मेरे पास मत आना रोते हुए। अब सुनो, अब मान लो अगर मीटिंग में डिमांड हो गया है, शट अप, डिमांड हो गया है वोट बाय पोल। क्या बेटा? वोट बाय पोल फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन चेयरमैन। ठीक है, अच्छा, पोल से वोटिंग, शो ऑफ, क्या फर्क पड़ता है? आप वोटिंग शो ऑफ हैंड से कर रहे हो, पोल से करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स ऑफ वोटिंग? यस, यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ वोट्स बढ़ जाते हैं आपके, क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हुए हैं, उतने नंबर ऑफ के क्या होंगे बेटा? वोट्स। तो जिस व्यक्ति ने ज्यादा वोट होल्ड करा, भाई सौ फंड में क्या होता है? वन मेंबर ओनली वन वोट। एक मेंबर है उसके पास क्या होगा बेटा? एक, वट एवर द होल्डिंग यो, आपके पास क्या होल्डिंग है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ेगा ना? हाँ, जैसे मान लो मेरे पास ज्यादा शेयर्स है, मैं बोलूंगा भैया पोल डिमांड करो, मैं अपने व्यक्ति को चेयरमैन बनाऊंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ध्यान सुनो प्लीज। इस केस में क्या होगा कि जो चेयरमैन है उसका इलेक्शन अब किससे होगा? पोल से। और जो भी चेयरमैन सिलेक्टेड हुआ है, अब वो पूरी मीटिंग को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू। ठीक है, समझ में आया? तो चेयरमैन के सिलेक्शन के कितने तरीके हो गए? दो, एक शो ऑफ हैंड्स और दूसरा, समझ में आया? तो ये चेंज तो हुआ, और क्या हुआ? हाँ, पॉइंट फ्रेंड देखो, शो ऑफ हैंड एक ही बार होगा, अगर दोबारा चेंज, मतलब मान लो, इधर देखो, मान लो दो लोग चेयरमैनशिप के लिए खड़े हुए हैं, अंजलि और सुमन। अब मान लो वोट ज्यादा मिले अंजलि को, मान लो फॉर एग्जांपल मेजोरिटी ने वोट किसको कर दिया, ये इलेक्ट हो गई। माइनॉरिटी में जिन लोगों ने सोनाली को इलेक्ट किया था, उनके पास वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था, मान लो शेयर उन्होंने ज्यादा होल्ड कर रखे, और उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भैया 100 से तो कौन सेलेक्ट हो गए, जबकि ज्यादा होल्डिंग वाले कौन थे? माइनॉरिटी वाले, और वो किसको चाहते थे? तो उन्होंने क्या डिमांड कर दिया? पोल।
तो पोल से वोटिंग होगी तो फिर नंबर ऑफ वोट्स देखे जाएंगे, तो उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा सोनाली का, या किसी और को बनाना चाहो तो। कह रहा है मैं नोटा में वोट डाल। वोट में नोटा है। वैसे बिहार चुनाव के रिजल्ट कल है ना? हाँ कल ही तो है, 13 तारीख। राज्य में लूटी नॉलेज वहाँ पे। तुम्हारे गांव में तो लोग रहते होंगे, हाँ। उन्होंने वोट डाला है? हाँ मेरी किसको डाला है? इसको नीतीश जी को, एनडीए को? मतलब चिन्नी है ज्यादा ज्यादा लोटा तो क्या हो गया, लोटा भी एक वन वन काइंड ऑफ बर्तन। हाथ में मतलब अच्छा। क्यों? सबका अलग अलग क्लास में और मैं तो मान तो अगर मैंने मान लो किसी और के लोटे में पानी पी लिया फिर? अंदर देंगे। मैं मान को तो कुछ नहीं बोल सकते घर में रहो तो दंगे ही हम बोल के मेरा बेटा कौन लेके पर उन्होंने बातें बहुत करते हो पता है, बाकी लोग बातें भी करते हैं लिखते भी हैं। हम एक टाइम पे एक काम करते हैं अच्छा तो एक लोग। सर ब्रेक नहीं। सर ने ऐसे तो कैसे इसलिए कुछ चुप हूँ मैं सारे जो बोले कि ब्रेक कब मिलेगा? बोल ना मत बोल रहे तू कम करे अरे पानी नहीं खाती मुझे पानी नहीं खाती जल्दी करो नालायको। सनी देओल अब्यूज मीडिया आफ्टर वीडियो। फेक न्यूज थी यार, मीडिया को भी बहुत जल्दी होती है। अब भाई किसी के पिताजी को मार दोगे उसके जीते जो गाली देगा वो तो। कौन सा नहीं देवर कौन है वाह। सबसे याद है मुझे पोस्ट से याद नहीं मेरे साथ किसी को बताते यादव जी की पार्टी में है वो। बता रहे सनी देओल को जानती सारिया फिर मैं निकला गड्डी लेके ओ ठीक है बस है। इसको तो वरुण धवन पता होगा, वरुण धवन कौन है? छपरी है इतना पता लिखा बच्चों, है ये सचा किसी बकरी के मेमने को पसंद कर लेते। मेरे को कोई नहीं पसंद अच्छा मुझे सारा गाली को पहले स्मार्ट और काजल पति रखनी है क्या हुआ? क्या सर कुछ शी जिनपिंग बोला था तुमने? सर ऐसे करो ना एक मिनट तो चल रहा है मुझे पढ़ाई की तब तो मार दे इसको आज देख तू कहती थी इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोलती तू ये हटा दे ये कहाँ से हटा दो उसको, लिखूंगा कैसे फिर? तो चलिए हो गया। हाँ जी। अरे बोलो बच्चों। कॉल डिमांड हो गई? पानी नहीं। आज जो सोनाली बोलेगी वही होगा बस। वाला पानी भी पीने में है बोल ना लंच बोल दो तुम देख रहे करें की भी मुकी नहीं मान रहे कि नहीं मान बोल दो बोल दो बोला भी ऐसे इंसान को पता है मुझे गुस्सा है नहीं बोल लिख लिया। चले चले शीश। कंटिन्यू हेलो हेलो वादा नहीं। कौन सी क्या लिखा बेटा? शेयर चेयरमैन ऑफ मीटिंग सेक्शन 104। ठीक है। तो यार अनलेस आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज, मतलब आर्टिकल में अगर नाम लिखा तो वो फॉलो कर लो।
अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो फिर एक्ट फॉलो कर लेना जी, सेक्शन 104 जो कह रहे हैं द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है मीटिंग में, वो खुद में से ही किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड। मतलब पहले जो सिलेक्शन होगा चेयरमैन का वो शो ऑफ हैंड से ही होगा, ठीक है ना, और इसमें प्रॉक्सी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो कहता है अगर पोल डिमांड होती है फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, it shall be taken forthwith with accordance with the provision of the act, and the chairman elected by show of hands shall continue the chairman of the meeting until, मतलब जो शो ऑफ हैंड से अपॉइंट हुआ तो वो तब तक ही चेयरमैन रहेगा जब तक किसी और व्यक्ति को हमने इलेक्ट नहीं कर लिया है एज अ चेयरमैन बाय पोल, एंड सच अदर पर्सन बेटा चेयरमैन और द रेस्ट ऑफ द मीटिंग, और जिस व्यक्ति को आपने सेलेक्ट करा है वो बाकी मीटिंग का क्या रहेगा, चेयरमैन रहेगा। समझे? हाँ, पोल में प्रॉक्सी वोट डाल सकता है जी। ठीक है जी, बोलो जी। शेयर सुनिए, शरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ चेयरमैन, ध्यान तो सुनना कंसंट्रेशन से। कहते हैं प्रोवाइड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शेल टेक चेयर एंड कंडक्ट द मीटिंग, ऑफ कोर्स भाई जैसे चेयरमैन सेलेक्ट हो गया तो वो चेयर होल्ड करेगा और मीटिंग को आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इफ चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट विद इन कितने दिन के, सॉरी कितने मिनट में, अच्छा कोरम का कितना टाइम है, 30 मिनट्स, चेयरमैन का कितना टाइम है, भाई आपको इलेक्ट कर लिया है, नाउ यू हैव टू होल्ड द चेयर विद इन 15 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग। और इफ अगर वो अनविलिंग शो कर रहा है, मतलब 15 मिनट में नहीं आया, या अनविलिंगनेस कर रहा है क्या बनने के लिए, चेयरमैन, मतलब अपने विलिंगनेस कर रहे हैं मैं नहीं बन सकता जी, या फिर इफ नो डायरेक्टर हैज बीन designated, the director present in the meeting shall be out of themselves, क्या बन जाएगा बेटा, chairman of the meeting, if no director present in within 15 minutes after the time appointed for the holding meeting, or if no director willing to take the chair, the member present electing अपने में से किसी एक को चुन लेंगे बेटा और क्या बन जाएंगे, चेयरमैन चेयरमैन, अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड्स अदर। अब ये ना कुछ ज्यादा ही डिटेलिंग में दे दी इन्होंने। इन्होंने पहले क्या बोला, जो चेयरमैन है नहीं अगर वो 15 मिनट्स में आ गया, सॉरी नहीं आया, और या फिर वो अनविलिंग शो कर रहा है, तो उस केस में क्या देखोगे, या फिर जो डायरेक्टर है वो कोई भी डायरेक्टर को डेजिग्नेट नहीं किया हुआ हमने चेयरमैन की पोस्ट, तो उस केस में जो भी डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है उसको हम क्या मान लेंगे, चेयर। अगर भैया जो डायरेक्टर प्रेजेंट है, राइट, वो भी 15 मिनट में नहीं है, फिर जाके मेंबर अपने में से किसी एक को क्या करेंगे, चेयरमैन बना लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे, और फिर आगे मीटिंग प्रोसीड होगी। समझे? देखो क्या कह रहा है, इफ पोल इज डिमांडेड ऑन इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इट शैल बी फॉरविथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ, वैसे बात है, पोल का सेक्शन मैंने क्या बताया था आपको, 109, ठीक है, उसको फॉलो करोगे, एंड चेयरमैन इलेक्टेड बाय शो ऑफ हैंड, तो तब तक ये ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक किसी और व्यक्ति को हमने पोल से अपॉइंट ना कर लिया हो, और जिसको अपॉइंट कर लिया है पोल से वो रेस्ट मीटिंग को होल्ड करेगा। समझे? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऊपर ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही थी, जब हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल मीटिंग, बात किसकी हो रही है, डायरेक्टर्स की क्यों हो रही है भाई? बेटा एक बात बताओ, मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर प्रेजेंट होंगे, तो जनरली चेयरमैन कौन बनता है, डायरेक्टर ही बनते हैं, ताकि वो उसी को तो सब कुछ पता है, मेंबर जिसको पता ही नहीं वो कैसे बनेगा, ठीक है। बट अगर डायरेक्टर नहीं प्रेजेंट हुआ, उसके बाद कौन आएगा, मेंबर सारे। समझ में आया ना? तो देखो आगे लिखा हुआ, चेयरमैन शेल एंश्योर द मीटिंग ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग विद द एक्ट और आर्टिकल और एनी अदर एप्लीकेबल लॉज बिफोर इट प्रोसीड ट्रांजेक्ट द बिजनेस। ऑब्वियस बात है, चेयरमैन यहाँ पर इंश्योर करेगा जो भी बिजनेस हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो किसके हिसाब से हो, लॉ के हिसाब से। द चेयरमैन शेल देन कंडक्ट द मीटिंग फेयर एंड impartial manner and ensure that only such business transaction हो जो किस में लिखे हुए थे, नोटिस में, ठीक है। नोटिस में लिखते हैं ना एजेंडा वगैरह, तो वो जो एजेंडा जो हमने लिख दिया है बस उसी पे डिस्कशन होना चाहिए। द चेयरमैन शेल रेगुलेट करेगा बेटा मैनर ऑफ वोटिंग कंडक्ट इन द मीटिंग कीपिंग द विद द पर्पस ऑफ द लॉ, मतलब जो लॉ के हिसाब से बेटा वोटिंग प्रोसेस बता रखा है उसी चीज के थ्रू आप क्या करवाओगे, वोटिंग करवाओगे, ठीक है। तो कहते हैं एसएस टू रिक्वायर द चेयरमैन शैल एक्सप्लेन करेगा ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन बिफोर दे पुट इनटू वोट। मान लो हमने कोई रेजोल्यूशन पुट किया, अब उसमें वोटिंग होनी है, बट वोटिंग से पहले चेयरमैन आपको समझाएगा, क्या करेगा बेटा, अच्छा कौन समझा सकता है बेटर, डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्टर को पहले चेयरमैन बनाएगा, समझा ना। मेंबर खुद ही मेंबर चेयरमैन कब बनेंगे बेटा, जब डायरेक्टर नहीं, ठीक है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, चेयरमैन शेल प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटी देगा किसको बेटा, एंटाइटल टू वोट है, टू क्लैरिफिकेशन है, ऑफन कमेंट, और मतलब सिंपल सा जो भी कमेंट्स आपको देना है वो आप दे सकते हो। भाई मैं वोट करूंगा ना,
यस नो बोलूंगा, तो उसके बाद कमेंट्स भी तो दूंगा। तो जो भी आप कमेंट्स दोगे उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम्म। कहता है अगर पब्लिक कंपनी है तो चेयरमैन शैल नॉट प्रपोज एनी रेजोल्यूशन जिसमें बेटा वो कंसर्न या इंटरेस्टेड है, नॉर शैल बी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर चेयरमैन है कौन सी कंपनी है बेटा? पब्लिक कंपनी में। याद रखना, अगर वो इंटरेस्टेड हो गया है, क्या हो गया है? तो फिर ना तो वो उस रेजोल्यूशन को पुट कर सकता है और ना ही मीटिंग को प्रोसीड कर सकता है। मतलब इमीडिएट बेसिस पे चेयर खाली करनी पड़ेगी। इफ चेयरमैन इज इंटरेस्टेड एनी बिजनेस, जो भी बिजनेस है, विदाउट प्रोजेक्ट टू द वोटिंग राइट्स ऑन द रेजोल्यूशन, ही इंटरेस्टेड द कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, आइटम ऑफ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर या फिर मेंबर विद कंसेंट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड रिज्यूम द चेयर आफ्टर द आइटम इज ट्रांजेक्टेड। सपोज नेक्स्ट आइटम पे डिस्कशन हो रहा था, हमारा चेयरमैन क्या हो गया बेटा उसमें? इंटरेस्टेड हो गया। अब वो मीटिंग को आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे डायरेक्टर को या किसी दूसरे मेंबर को मेंबर की कंसेंट के साथ क्या बना देगा? वो क्या होना चाहिए? नॉन इंटरेस्टेड। ठीक है, और बाकी की मीटिंग कौन करेगा बेटा? नहीं, सिर्फ उस आइटम के लिए उसको चेयरमैन बनाया गया। जैसे ही वो आइटम कंप्लीट होगा हमारा चेयरमैन वापस से रिज्यूम कर लेगा चेयर। समझ में आया? समझ गया ना? मतलब सिंपल सी बात है, जिस आइटम में आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एज अ चेयरमैन। अगर डायरेक्टर बेटा अनेबल टू अटेंड द मीटिंग है, द चेयरमैन शैल एक्सप्लेन सच एब्सेंस। मतलब कोई डायरेक्टर अगर एजीएम में नहीं आया या एजीएम में नहीं आया, तो उसके एब्सेंस को कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा कि क्यों नहीं आया? भाई ऊपर सी बात है ना, मेंबर किससे सवाल पूछेंगे? डायरेक्टर से। अब डायरेक्टर ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर मीटिंग का फायदा क्या भाई? है ना? तो इसलिए बेटा हमें चेयरमैन बताएगा कि एब्सेंस क्यों है। कहते हैं डायरेक्टर हु अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड कंपनी सेक्रेटरी शैल सीटेड विद द चेयरमैन। मतलब सीएस किसके साथ बैठेगा बेटा? चेयरमैन के साथ। द कंपनी सेक्रेटरी शैल असिस्ट द चेयरमैन कंडक्टिंग द मीटिंग। मतलब सीएस बेटा चेयरमैन को क्या करेगा? असिस्ट करेगा मीटिंग कैसे करनी, क्योंकि चेयरमैन को लॉ थोड़ी पता है। लॉ किसको पता है? सीएस को। अब देखो क्या लिखा, प्रेजेंस ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिटर एंड सेक्रेटरी ऑडिटर। स्टैच्यूटरी ऑडिटर कौन होता है बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस। और सेक्रेटरी ऑडिटर कौन होता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी हु इज इन प्रैक्टिस। ठीक है, बोलो। हाँ। सेक्शन 146 कहता है प्रेजेंस होनी चाहिए किसके बेटा? कौन से मीटिंग में? अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। अगर एग्जेम्प्टेड है तो फिर वो अलग बात है, बट नॉर्मली होनी चाहिए। आइदर वो खुद आया हो या फिर अपने उसने क्या भेजा हो बेटा? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर। मतलब वो भी क्या होना चाहिए? मतलब आप किसी आर्टिकल को नहीं भेज सकते हो। ठीक है। एंड शैल हैव राइट टू क्या बेटा? हर्ड सच मीटिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस कंसर्न एज अ ऑडिटर। मतलब ऑडिटर से क्वेश्चन पूछेंगे भाई अकाउंट्स फेयर एंड ड्यू बने या नहीं, लॉ इन्होंने प्रॉपर फॉलो करा या नहीं करा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। सिमिलरली सेक्रेटरी ऑडिटर अनलेस एग्जेम्प्टेड ऑफ द कंपनी, राइट, आइदर हिमसेल्फ या थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करेगा किसको? एजीएम को। एंड शैल हैव अ राइट टू हर्ड सच मीटिंग ऑन पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न विद द ऑडिटर्स। ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑडिटर चेयरमैन में प्रेजेंट रहे, सॉरी मीटिंग में प्रेजेंट रहेगा और कोई जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर करेगा। अच्छा आप खुद आ जाए या अपने किसको भेज दे? अपने ऑथराइज पर्सन को भेज दे। और ऑथराइज पर्सन भी क्या होना चाहिए? ऑडिटर ही होना चाहिए। ठीक है। द चेयरमैन में इनवाइट करता है किसको बेटा? और उसके ऑथराइज रिप्रेजेंट को अटेंड द जनरल मीटिंग इफ कंसिडर नेसेसरी। अगर नेसेसरी है तो। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु अटेंड द जनरल मीटिंग शैल आल्सो बी क्वालिफाइड क्या बेटा? सेक्रेटरी ऑडिट। मतलब आप आर्टिकल्स को नहीं भेज सकते, राइट? आर्टिकल को क्या ही पता होगा भाई, है ना? अगला क्या लिखा भाई? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी ऑडिटर अटेंडिंग द जनरल मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्या बेटा? सेक्रेटरी ऑडिटर शैल हैव अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ कौन बेटा? आईसीएसआई एंड एलिजिबल अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑडिटर। समझ में आया? तो ये खत्म हो गया बेटा हमारा चेयरमैन का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत को परेशान? पक्का? श्योर? नाउ टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, then we'll start next.